एक साधारण अधेड़ उम्र की महिला जिसका अपने बेटे के लिए प्यार से बनाया गया टिफिन सेना के बूटों तले बेरहमी से कुचल दिया गया था, जिसे हर तरह के अपमान के बीच एक जानवर की तरह बेस से बाहर घसीटा गया था। जिस क्षण उसने अपना पुराना कोट फेंका, उसके कंधों पर चमकते 3 सितारे देखकर पूरा बेस खौफ से जम गया। वह भारतीय सेना की उप प्रमुख थीं। उनका ठंडा गुस्सा पूरी सड़ी हुई सेना को हिला देने वाली एक बड़ी सफाई की शुरुआत थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन चालू करें। धन्यवाद। कांटों की तरह चुभने वाली हवा ट्रेनिंग ग्राउंड में घूम रही थी। धूल में मिली हुई सैनिकों की भारी सांसों की आवाज हवा को चीर रही थी। सिपाही रोहन सिंह के कंधों पर पड़े बोझ का वजन सिर्फ शारीरिक नहीं था, यह सेना नामक उस विशाल संगठन का भार था जिसे 20 साल के एक नौजवान के लिए सहना मुश्किल था। पूरे साजो सामान के साथ लगातार चले युद्ध अभ्यास ने उसकी बची खुची ताकत भी निचोड़ ली थी। समस्या ट्रेनिंग के अंत में हुई। एक खतरनाक लकड़ी के पुल को पार करते समय रोहन का पैर फिसल गया और वह सीधा नीचे गिर गया। जैसे ही उसकी बाईं कलाई जमीन से टकराई, एक भयानक दर्द मानो हड्डी टूट गई हो पूरे शरीर में दौड़ गया। दर्द से कराहते हुए रोहन के पास कोई मेडिकल सहायक नहीं बल्कि उसका सीनियर हवलदार कुमार आया। ए रोहन सिंह, फिर से नाटक कर रहा है? बस इतनी सी ऊंचाई से तो गिरा है। हवलदार कुमार की आंखों में चिंता का कोई भाव नहीं था, केवल झुंझलाहट और तिरस्कार भरा था। रोहन ने सूजती हुई कलाई को पकड़कर मुश्किल से कहा, नहीं साहब, कलाई में सच में कुछ गड़बड़ है, मैं इसे हिला नहीं पा रहा हूं। चुप कर, तुझे पता नहीं है कि ट्रेनिंग के बाद हमें मोर्चाबंदी की मरम्मत करनी है? तेरे एक के चक्कर में सब आराम नहीं कर सकते। जैसा कहा है वैसा कर, बिना किसी शिकायत के उठ। हवलदार कुमार का आदेश कानून था। रोहन ने आंखों के सामने छाते अंधेरे और दर्द को निगलते हुए उठ खड़ा हुआ, लंगड़ाते हुए, या यूं कहें कि एक टूटे पंख वाले पक्षी की तरह वह अपने सीनियर्स के पीछे पीछे चलने लगा। आगे का काम फावड़ा चलाना और ईंटें ढोना था। बायां हाथ लगभग बेकार हो चुका था। सिर्फ दाहिने हाथ से काम करना किसी यातना से कम नहीं था। हर बार फावड़ा चलाते समय, हर बार ईंट का कोना उंगलियों से छूने पर कलाई से एक जलन भरा दर्द रीढ़ की हड्डी तक पहुंच जाता था। ठंडा पसीना बारिश की तरह बह रहा था और होंठ सूखकर फट गए थे। हवलदार कुमार, जो उसकी पीड़ा से अनजान नहीं था बल्कि इसका आनंद ले रहा था, वह बार बार आकर उसे और तेज काम करने के लिए पीठ पर लात मारता और साथियों के सामने उसे मानसिक रूप से कमजोर और निकम्मा कहकर अपमानित करता। रोहन के पास दांत भींचने के अलावा कोई चारा नहीं था। अपनी छोटी सी सैन्य सेवा में उसने यह दर्दनाक सबक सीख लिया था कि विरोध का मतलब और अधिक हिंसा और अलगाव होगा। शाम को काम खत्म होने तक रोहन की कलाई हाथी के पैर की तरह सूज गई थी। बैंगनी रंग के निशान फैलने लगे थे और उंगलियों के सिरे सुन्न पड़ गए थे। वह मेडिकल रूम गया, लेकिन वहां कोई अनुभवी सैन्य डॉक्टर नहीं बल्कि हाल ही में कमीशन प्राप्त एक नौसिखिया अधिकारी था। उसने रोहन की कलाई को यूं ही 2-4 बार दबाकर देखा और कुछ दर्द निवारक गोलियां और एक पट्टी फेंकते हुए कहा, लगता है लिगामेंट में थोड़ी मोच आ गई है। इतनी सी बात पर ट्रेनिंग छोड़ने की मत सोचना, कल तक ठीक हो जाएगा। उस रात रोहन सो नहीं सका। दर्द निवारक दवाएं बेकार थीं और कलाई ऐसे धड़क रही थी मानो उसमें एक और दिल लगा हो। उसने अंधेरे में चुपचाप आंसू बहाए। दोहक, दर्द और किसी का सहारा न होने की निराशा उसके मन को खाए जा रही थी। उसे केवल एक ही चेहरा याद आ रहा था, उसकी मौसी प्रिया शर्मा का, जिन्होंने बचपन में माता पिता को खोने के बाद उसे अपने बेटे की तरह पाला था। दुनिया की सबसे स्नेही और मजबूत इंसान। वह चाहता था कि कम से कम अपनी मौसी को तो अपनी हालत बता सके। अगली सुबह रोहन ने हिम्मत जुटाकर कंपनी कमांडर से मिलने की सूचना दी। कंपनी कमांडर ने फाइलों से नजरें हटाए बिना पूछा, मिलने का कारण? कलाई की चोट गंभीर है, मुझे लगता है कि परिवार को सूचित करना होगा। तब जाकर कमांडर ने फाइलों से नजरें हटाईं। उसका चेहरा ठंडा था। उसने रोहन की सूजी हुई कलाई को एक नजर देखा और हौंसते हुए कहा, सिपाही रोहन, क्या तुमने सेना को कोई किंडरगार्टन समझ रखा है? जरा से दर्द पर इतना नाटक। मर्द होकर इतना भी नहीं सह सकते कि मम्मी को बताने भागे जा रहे हो? तुम्हारी मानसिक शक्ति बहुत कमजोर है।
रिपोर्ट करने लायक कुछ नहीं है। तुरंत वापस जाओ और अपना काम ठीक से करो। कमांडर के शब्द रोहन के सीने में खंजर की तरह चुभ गए। नाटक, मानसिक शक्ति, मम्मी, हर शब्द उसे चीर रहा था। वह और कुछ नहीं कह सका। सलाम करके मुड़ते ही उसे कमांडर की धीमी गाली सुनाई दी। उसने महसूस किया कि उसकी आखिरी उम्मीद की किरण भी टूट गई है। यह एक पूरी तरह से अलग थलग द्वीप था और वह उस द्वीप पर फंसा एक असहाय व्यक्ति था। कई दिन बीत गए। रोहन की हालत सुधरने के बजाय बिगड़ती गई। सही इलाज न मिलने के कारण कलाई को मोड़ना और सीधा करना भी असंभव हो गया था और रात भर का दर्द उसके दिमाग को कमजोर कर रहा था। सीनियर्स का उत्पीड़न दिन ब दिन बढ़ता गया। बायां हाथ इस्तेमाल न कर पाने के कारण उसे सभी कामों से बाहर कर दिया गया। लेकिन यह कोई रियायत नहीं, बल्कि एक और तरह की हिंसा थी। उस पर निकम्मा और अपाहिज का ठप्पा लग गया था और उसे एक अदृश्य इंसान की तरह आंचका किया जाने लगा। और उस दोपहर वह घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। बेस के मुख्य द्वार की ओर एक पुरानी छोटी भारतीय एसयूवी धीरे धीरे आ रही थी। गेट पर तैनात हवलदार ने चिढ़कर गाड़ी को रोका। ड्राइवर की सीट से एक साधारण अधेड़ उम्र की महिला उतरी, जिसके चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था और कपड़े भी सादे थे। उसके हाथ में एक पुराना स्टील का टिफिन था। उसने थोड़ी घबराई हुई आवाज में गेट के संतरी से कहा, नमस्ते, मैं सिपाही रोहन सिंह से मिलने आई हूं। वह प्रिया शर्मा थी। गेट का प्रभारी हवलदार यादव था। उसने ऊपर से नीचे तक उसके पहनावे को देखा और ऊबी हुई आवाज में जवाब दिया, सिपाही रोहन सिंह, हमें कोई मुलाकात की अर्जी नहीं मिली है, वापस जाइए। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा बच्चा बीमार है, मुझे उससे मिलना ही होगा। प्रिया की आवाज में वेदना थी, लेकिन हवलदार यादव के लिए यह बस एक और झंझट था। उसने और ऊंची आवाज में कहा, नियमों के अनुसार बिना पूर्व अनुमति के मुलाकात नहीं हो सकती। और आपके हाथ में यह क्या है? क्या आपको नहीं पता कि बाहर का खाना लाना मना है? हवलदार यादव ने उंगली से प्रिया के हाथ में पकड़े टिफिन की ओर इशारा किया। प्रिया ने टिफिन को सीने से लगाते हुए कहा, इसमें मेरे बच्चे के पसंदीदा पराठे और सब्जी है, कृपया एक बार मिलने दीजिए। अरे, यह औरत तो समझ ही नहीं रही है। अचानक हवलदार यादव ने आपा खो दिया। उसने प्रिया के हाथ से टिफिन छीनने की कोशिश की। जब प्रिया ने टिफिन नहीं छोड़ा तो उसने जानबूझकर टिफिन पर लात मार दी। यह बेस के स्वच्छता नियमों का उल्लंघन है, इसे तुरंत लेकर वापस जाओ। एक भारी आवाज के साथ टिफिन धूल भरी जमीन पर गिर गया। एक डिब्बा जो ठीक से बंद नहीं था खुल गया और आलू गोभी की सब्जी धूल में बिखर गई। प्यार से बनाए गए कुछ परांठे और पनीर की भुर्जी कीचड़ में सन गई। उस पल समय रुक गया। प्रिया की नजरें जमीन पर बिखरे खाने पर टिक गईं। यह खाना उसने सुबह जल्दी उठकर अपने बीमार भतीजे को खिलाने के एकमात्र इरादे से बनाया था। उसके हाथ हल्के हल्के कांपने लगे, लेकिन उसकी आंखों में कोई कंपन नहीं था, बल्कि वे बर्फ की तरह ठंडी और शांत हो गईं। ऐसा लगा मानो आसपास की हवा का तापमान अचानक शून्य से नीचे चला गया हो। हवलदार यादव को एहसास हुआ कि उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया है, लेकिन अब बात हाथ से निकल चुकी थी। उसने जानबूझकर और ऊंची आवाज में उसे धमकाने की कोशिश की। क्या देख रही हो? जल्दी से इसे साफ करो और वापस नहीं गई तो मैं ऊपर रिपोर्ट। उसकी बात पूरी होने से पहले ही प्रिया ने धीरे से बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में गुस्सा या दुहक नहीं था, यह सभी भावनाओं से परे स्टील की तरह ठंडी और दृढ़ आवाज थी। तुम्हें पता है कि तुमने अभी क्या किया है? और फिर उसने धीरे धीरे अपने पुराने कोट के बटन खोलने शुरू कर दिए। यह एक धीमा और गंभीर अनुष्ठान था, जैसे किसी बंद चीज को आजाद किया जा रहा हो। जैसे ही कोट उसके कंधों से नीचे फिसला, अंदर छिपा दृश्य सामने आया। धूल भरे गेट के माहौल से बिल्कुल अलग गहरे हरे रंग की एक सलीकेदार वर्दी और उसके दोनों कंधों पर भारतीय सेना के सर्वोच्च रैंक का प्रतीक 3 चमकते सितारे एक नीली रोशनी बिखेर रहे थे। वह भारतीय सेना की उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल प्रिया शर्मा थीं। एक पल में पूरा गेट शांत हो गया। हवलदार यादव की आंखें अविश्वास से फैल गईं और उसका मुंह खुला रह गया, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। उसका दिमाग पूरी तरह से खाली हो गया था। उसे लगा जैसे उसके शरीर से सारा खून निकल गया हो और हाथ पैर ठंडे पड़ गए हों। सलाम, मुझे सलाम करना है। लेकिन उसका शरीर पत्थर की तरह जम गया था और हिल भी नहीं रहा था।
प्रिया ने धूल में पड़े टिफिन को घृणा से देखा और अपनी जेब से चुपचाप अपना फोन निकाला। वह जमे हुए हवलदार यादव के पास से गुजरी और बिना किसी हिचकिचाहट के एक स्पीड हिल करता दोहा भट्टे क्याट डायल नंबर दबाया। फोन तुरंत जुड़ गया। मैं उसके मुंह से निकले इन दो शब्दों ने फोन के दूसरी तरफ के व्यक्ति को एक घुटन भरे तनाव में डाल दिया होगा। मैं 7वीं इन्फेंट्री डिवीजन के मुख्य द्वार पर हूं। क्या तुम्हारे बेस में मानवाधिकार की शिक्षा केवल कागजों पर होती है या हकीकत में भी? मुझे लगता है मुझे अपनी आंखों से देखना होगा। उसकी आवाज अब एक साधारण अधेड़ महिला की नहीं थी। इसमें लाखों सैनिकों को आदेश देने वाले एक कमांडर का तेज और दबदबा था। फोन कटने से पहले ही दूर से एक आपातकालीन सायरन की आवाज गूंजने लगी जो पूरे बेस को हिला रही थी। शांत बेस पलक झपकते ही एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह अशांत हो गया। एक अधेड़ महिला का गुस्सा उस विशाल किले की दीवार में पहली दरार डाल रहा था जो मजबूत दिखाई देता था, और यह सब कुछ ढा देने वाले एक विशाल तूफान की महज शुरुआत थी। आपातकालीन सायरन पूरे बेस में कानों को फाड़ देने वाली तेजी से गूंज रहा था। एक शांतिपूर्ण सप्ताहांत की दोपहर की हवा पल भर में तनाव और अराजकता से भर गई। बैरकों में आराम कर रहे सैनिक यह जाने बिना कि क्या हो रहा है हड़बड़ी में अपनी वर्दी पहनने लगे, और अधिकारी ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे थे। 7वीं इन्फेंट्री डिवीजन के इतिहास में यह दुर्लभ अवसरों में से एक था जब किसी अभ्यास के बिना वास्तविक आपातकालीन स्थिति घोषित की गई थी। इस सारी उथल पुथल का केंद्र तूफान की आंख। विडंबना यह थी कि बेस के मुख्य द्वार पर शांति से खड़ी लेफ्टिनेंट जनरल प्रिया शर्मा थीं। उन्होंने अब धूल में पड़े टिफिन या जमे हुए हवलदार यादव की ओर नहीं देखा। उनकी नजरें बेस के अंदर उस फौलादी किले को भेद रही थीं जो एक कठोर पदानुक्रम और अन्याय से बना था। कुछ ही मिनटों में तेज आवाज और धूल उड़ाते हुए काली कमांड गाड़ियां वहां आ पहुंची। सबसे आगे की गाड़ी से डिवीजन कमांडर उतरे जिनके चेहरे पर घबराहट थी। उनके 2 सितारे वाली टोपी ठीक से नहीं पहनी हुई थी और थोड़ी टेढ़ी थी। उन्होंने गाड़ी से उतरते ही प्रिया की ओर दौड़ लगाई और लगभग टकराते टकराते एक सधा हुआ सलाम ठोका। जय हिंद। डिवीजन कमांडर मेजर जनरल के सिंह। मुझे वरिष्ठ अधिकारी के दौरे के बारे में कोई सूचना नहीं मिली। उनकी आवाज घबराहट, हैरानी और डर से कांप रही थी। डिवीजन कमांडर के पीछे चीफ ऑफ स्टाफ और सूबेदार मेजर जैसे बेस के शीर्ष अधिकारी गाड़ियों से उतरे और एक साथ सलाम किया। उनके चेहरों पर यह सवाल और बेचैनी साफ झलक रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। प्रिया ने मेजर जनरल सिंह का सलाम चुपचाप स्वीकार किया। वह कुछ देर तक कुछ आखिर और बाता था नहीं बोली। वह खामोशी किसी भी चीख से ज्यादा भारी थी और वहां मौजूद सभी को दबा रही थी। अंत में उन्होंने मुंह खोला। मेजर जनरल सिंह, जी मैडम, क्या तुमने यह नीति बनाई है कि जब माता पिता अपने बच्चों से मिलने आए तो उन्हें रोका जाए और उनके लाए खाने को लात मार दी जाए? उनकी आवाज धीमी थी लेकिन उसमें बर्फीली सुई जैसी चुभन थी। मेजर जनरल सिंह एक पल के लिए समझ नहीं पाए कि वह क्या कह रही हैं। उनकी नजरें तब जाकर धूल में बिखरे सब्जी के टुकड़ों, प्रिया के पैरों के पास पड़े पुराने कोट और सुन्न खड़े हवलदार यादव पर गईं। जैसे ही उन्हें स्थिति समझ में आई, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। यह आप क्या कह रही हैं? मेरा भतीजा इस बेस में तैनात है। सिपाही रोहन सिंह। ट्रेनिंग के दौरान उसकी कलाई में चोट लग गई, फिर भी उसे जबरन काम पर लगाया गया, जिससे उसकी हालत और बिगड़ गई। कंपनी कमांडर ने इसे नाटक बताकर मुलाकात की अर्जी तक खारिज कर दी। इसलिए मैं खुद अपने बच्चे जैसे भतीजे को देखने आई तो तुम्हारे बेस के हवलदार ने मुलाकात तो दूर, मेरे लाए टिफिन को ही लात मार दी। क्या यही 7 स्टार्स डिवीजन का मेहमानों के स्वागत का पारंपरिक तरीका है? भतीजा रोहन सिंह, कंपनी कमांडर, टिफिन। हर शब्द मेजर जनरल सिंह के सिर पर हथौड़े की तरह पड़ रहा था। उन्होंने अपनी पीठ पर बहते ठंडे पसीने को महसूस किया। अब सब कुछ साफ हो गया था। यह किसी वरिष्ठ अधिकारी का सामान्य दौरा नहीं था। यह भारतीय सेना की सबसे वरिष्ठ महिला जनरल का गुस्सा था जो सीधे उनके डिवीजन के मुख्य द्वार पर आकर बरसा था। माफ कीजिए, मैं तुरंत सुधार करता हूं। संबंधित व्यक्ति को दंडित करना। प्रिया ने मेजर जनरल सिंह की बात को ठंडक से काट दिया। डिवीजन कमांडर,
क्या तुम्हें लगता है कि यह स्थिति सिर्फ एक हवलदार की गलती है? एक सैनिक की जायज रिपोर्ट को नजरअंदाज करने वाला कंपनी कमांडर, उसका नेतृत्व करने वाला बटालियन कमांडर और इन सब की निगरानी करने की जिम्मेदारी तुम्हारी डिवीजन कमांड की है। यह इस बात का सबूत है कि यहां कोई भी अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। एक सड़ी हुई टहनी को काटने से काम नहीं चलेगा। जो जड़ें सड़ रही हैं उन्हें उखाड़ फेंकना होगा। उनकी बात खत्म होने से पहले ही और गाड़ियां गेट के सामने आकर रुकीं। इस बार यह मिलिट्री पुलिस लिखी हुई गाड़ी और सेना मुख्यालय की खुफिया शाखा की सिविलियन गाड़ियां थीं। उनमें से तेज आंखों वाले मिलिट्री पुलिस के प्रमुख, खुफिया शाखा के निदेशक और मेडिकल कोर से तत्काल बुलाए गए सैन्य डॉक्टरों की एक टीम उतरी। उन्होंने प्रिया को सलाम किया और उनके अगले आदेश का इंतजार करने लगे, जैसे वे किसी पूर्व नियोजित ऑपरेशन को अंजाम देने वाली एक जिंगिंग इकाई हो। प्रिया ने मिलिट्री पुलिस प्रमुख को हवलदार यादव की ओर इशारा किया। सबसे पहले इसे ड्यूटी से हटाओ और हिरासत में लो। गेट की ड्यूटी लॉग, सीसीटीवी फुटेज सब कुछ जब्त कर लो। जी मैडम। मिलिट्री पुलिसकर्मी तेजी से आगे बढ़े और सुन्न खड़े हवलदार यादव के दोनों हाथ पकड़ लिए। तब जाकर हवलदार यादव को होश आया और वह मैडम मुझसे मरने लायक गलती हो गई कहते हुए घुटनों पर गिरने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे मिलिट्री पुलिसकर्मियों ने पकड़कर जबरदस्ती ले गए। इसके बाद प्रिया ने खुफिया शाखा के निदेशक को निर्देश दिया, सिपाही रोहन सिंह की कंपनी नहीं, पूरी बटालियन को तुरंत अलग थलग कर दो। सभी ट्रेनिंग और काम रोक दो और सभी को स्टैंड बाय पर रखो। रोहन सिंह की चोट से संबंधित ट्रेनिंग लॉग, ड्यूटी रिकॉर्ड, मेडिकल रिकॉर्ड, कंपनी कमांडर की रिपोर्टिंग चेन, हर चीज की बिना किसी शक के जांच करो। खासकर यह पता लगाओ कि क्या कोई प्रताड़ना या झूठी रिपोर्टिंग हुई है। समझ गया। खुफिया टीम हवा की तरह बटालियन की ओर बढ़ गई। अंत में प्रिया ने मेडिकल प्रमुख से कहा, तुरंत सिपाही रोहन सिंह को अपनी हिरासत में लो और दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल ले जाओ। तुम खुद उसकी हालत की जांच करो और चोट के कारण और इलाज में देरी से हालत बिगड़ने की संभावना पर एक विस्तृत रिपोर्ट दो। एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। मेडिकल टीम भी बिना देर किए एम्बुलेंस की ओर दौड़ पड़ी। ये सभी निर्देश 1 मिनट से भी कम समय में दिए गए। डिवीजन कमांडर बस मुंह बाए खड़ा देखता रहा कि कैसे उसकी डिवीजन को बाहर से आए एक अधिकारी द्वारा पूरी तरह से भंग और पुनर्गठित किया जा रहा था। तब जाकर प्रिया ने जमीन पर पड़ा अपना पुराना कोट उठाया। धूल झाड़ने के बाद वह कुछ देर तक बिखरे हुए खाने के टुकड़ों को देखती रहीं, जैसे उनका वहां से जाने का मन न कर रहा हो। उनके चेहरे पर गुस्से की जगह गहरा दुख और पछतावा था। अपने बीमार भतीजे के लिए बनाया गया खाना, उसमें भरा प्यार और दुलार सेना के बूटों तले बेरहमी से कुचल दिया गया था। यह सिर्फ खाना नहीं था, यह एक इंसान की गरिमा और परिवार के प्यार को कुचलने का प्रतीक था। उन्होंने फिर मेजर जनरल सिंह की ओर देखा। डिवीजन कमांडर, अब से तुम मेरे आदेश का पालन करोगे। डिवीजन के सभी संचार और कमांड अधिकार मुझे सौंप दो और डिवीजन कमांडर के कार्यालय को संयुक्त जांच मुख्यालय के रूप में उपलब्ध कराओ। और जब तक यह मामला खत्म नहीं हो जाता, तुम मेरे बगल में खड़े होकर यह सब कुछ अपनी आंखों से देखोगे। अपनी आंखों से देखो कि तुम कितने अयोग्य और गैर जिम्मेदार कमांडर थे। यह डिवीजन कमांडर के लिए एक तरह से पद से हटाने की घोषणा थी। मेजर जनरल सिंह के पास हां कहने की भी ताकत नहीं बची थी। उन्होंने बस सिर झुका लिया। प्रिया ने अपनी गाड़ी की पिछली सीट से एक लैपटॉप और एक ब्रीफकेस निकाला। उनकी हरकतें अब एक साधारण मौसीकी नहीं थीं। यह एक अनुभवी फील्ड कमांडर का रूप था जिसने अनगिनत संकटों का नेतृत्व किया था। उन्होंने कहा, अब शुरू होता है। मेजर जनरल सिंह, इस बेस में फैले अन्याय और बुरी प्रथाओं की जड़ों को आज मैं यहीं से खोदकर उखाड़ फेंकूंगी। उनकी घोषणा के साथ 7वीं इन्फेंट्री डिवीजन के इतिहास की सबसे लंबी और कठोर रात शुरू हो गई थी। तूफान की आंख ने चलना शुरू कर दिया था और उसके रास्ते में आने वाले हर झूठ और पाखंड को जड़ से उखाड़ फेंका जाना तय था। रोहन सिंह की 3री बटालियन को तुरंत बाहरी दुनिया से पूरी तरह से काट दिया गया। बटालियन के मुख्य और पिछले गेट मिलिट्री पुलिस द्वारा नियंत्रित कर लिए गए थे और सभी फोन लाइनें और इंटरनेट नेटवर्क खुफिया टीम की निगरानी में थे। बटालियन कमांडर से लेकर सभी अधिकारियों और सैनिकों को बिना किसी व्यक्तिगत समय के तुरंत बैरकों में इंतजार करने का आदेश दिया गया। पूरी बटालियन में हवा एक खींचे हुए धनुष की डोरी की तरह तनावपूर्ण थी। आखिर हो क्या रहा है? क्या जंग छिड़ गई है
अभी मिलिट्री पुलिस को आते देखा? माहौल बहुत गंभीर था। सैनिक बेचैन चेहरों के साथ फुसफुसा रहे थे। किसी को भी स्थिति की सच्चाई का पता नहीं था, बस यह एहसास था कि कुछ बहुत बड़ा और गलत हुआ है। उसी समय कंपनी कमांडर के कार्यालय में कैप्टन वर्मा बेचैनी से अपने नाखून चबा रहे थे। उन्हें कुछ देर पहले बटालियन कमांडर से एक फटकार मिली थी। तुम्हारी वजह से पूरा बेस हिल गया है। इस चीख के साथ उन्हें तुरंत कंपनी कार्यालय में इंतजार करने का आदेश मिला था। उन्हें रोहन की मुलाकात की अर्जी को नजरअंदाज करने के अपने लापरवाह फैसले पर अब पछतावा हो रहा था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। एक मामूली सिपाही के लिए पूरी डिवीजन में इमरजेंसी। आखिर है कौन वो? उनकी बुरी आशंका सच साबित हुई। कंपनी कार्यालय का दरवाजा जोर से खुला और खुफिया शाखा के 2 जांचकर्ता अंदर आए। उन्होंने कैप्टन वर्मा को एक कागज दिया। कैप्टन वर्मा, सिपाही रोहन सिंह की चोट के मामले में आपसे पूछताछ शुरू की जाएगी। यह संबंधित दस्तावेजों को जमा करने और जब्त करने की सूची है। कंपनी के सभी ट्रेनिंग लॉग, ड्यूटी चार्ट, सैनिकों की शिकायत निवारण रिकॉर्ड और आपकी व्यक्तिगत डायरी और कंप्यूटर बिना किसी अपवाद के ही जमा करने होंगे। कैप्टन वर्मा का चेहरा सफेद पड़ गया। खासकर व्यक्तिगत डायरी और कंप्यूटर शब्दों पर उनका दिल डूब गया। वहां सभी तरह के अन्याय और झूठी रिपोर्टिंग के निशान मौजूद थे। नहीं, मेरी व्यक्तिगत चीजें। यह मेरी निजता का हनन है। सहयोग न करने पर सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में कड़ी सजा हो सकती है, यह याद रखना। जांचकर्ता के ठंडे शब्दों के सामने कैप्टन वर्मा और विरोध नहीं कर सके। उनका कमांड अधिकार पहले ही छीन लिया गया था। जांचकर्ताओं ने कंपनी के प्रशासनिक कार्यालय की तलाशी ली, दस्तावेजों के बक्सों को सील कर दिया और उनका व्यक्तिगत कंप्यूटर सबूत के तौर पर जब्त कर लिया गया। कैप्टन वर्मा एक मौत की सजा पाए कैदी की तरह असहाय होकर यह सब देखते रहे। इस बीच बैरकों में हवलदार कुमार अपने साथियों के साथ हौस बोल रहा था। उसने मान लिया था कि यह मामला उससे संबंधित नहीं बल्कि बड़े अधिकारियों का कोई मसला होगा। देखा, अभी तो डिवीजन कमांडर भी आए थे। लगता है कोई बड़ा कांड हुआ है। अच्छा है, काम भी नहीं करना पड़ रहा। वह रोहन को परेशान करने की बात को पूरी तरह से भूल चुका था। उसके लिए रोहन बस गुजर जाने वाले कई निकम्मे जूनियर्स में से एक था, लेकिन उसका आरामदायक समय ज्यादा लंबा नहीं चला। हवलदार कुमार, तुम्हें तुरंत खुफिया शाखा में पेश होने का आदेश है। प्रशासनिक क्लर्क की तेज आवाज से हवलदार कुमार का चेहरा सख्त हो गया। खुफिया शाखा? मैं क्यों? वह बेचैनी से उसके पीछे चला तो उसके सामने कठोर चेहरे वाले मिलिट्री पुलिसकर्मी खड़े थे। उन्होंने हवलदार कुमार को लगभग गिरफ्तार करते हुए ले गए। उसके साथी डरे हुए चेहरों से उसे देखते रहे। तब जाकर सैनिकों को एहसास हुआ कि यह मामला कोई सामान्य जांच नहीं है और इसके केंद्र में रोहन से जुड़ा कुछ है। उसी समय डिवीजन कमांडर के कार्यालय में बना संयुक्त जांच मुख्यालय तेजी से काम कर रहा था। प्रिया डिवीजन कमांडर की कुर्सी पर बैठी और वास्तविक समय में रिपोर्ट की जा रही स्थिति का निर्देशन कर रही थीं। उनके बगल में राख जैसे चेहरे वाले मेजर जनरल सिंह एक अपराधी की तरह खड़े थे। रिपोर्ट मैडम, सिपाही रोहन सिंह को आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली भेज दिया गया है। आपातकालीन निदान में बाईं कलाई की ल्यूनेट बोन में एवास्कुलर नेक्रोसिस का प्रारंभिक निदान हुआ है। तत्काल सर्जरी की आवश्यकता है। मेडिकल टीम की एपसी रिपोर्ट पर प्रिया की भौहें तन गईं। एवास्कुलर नेक्रोसिस, यह कोई साधारण लिगामेंट की चोट नहीं थी। यह एक गंभीर बीमारी थी जिसमें हड्डी तक रक्त का प्रवाह रुक जाता है और हड्डी के ऊतक मरने लगते हैं। अगर शुरुआत में ही सही इलाज किया जाता तो इसे रोका जा सकता था, लेकिन अज्ञानता और लापरवाही के कारण इसे एक अपरिवर्तनीय स्थिति में पहुंचा दिया गया था। थोड़ी सी भी चूक होने पर वह जीवन भर अपनी कलाई का ठीक से उपयोग नहीं कर पाता। सर्जरी की तैयारी करो। भारत के सबसे अच्छे हैंड सर्जन को बुलाकर भी यह सुनिश्चित करो कि यह पूरी तरह से सफल हो। जी मैडम। प्रिया की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। यह सिर्फ गुस्सा नहीं था बल्कि एक जानलेवा ठंडक थी। उन्होंने अपने बगल में खड़े मेजर जनरल सिंह की ओर देखा। मेजर जनरल सिंह, क्या तुम्हारे बेस के मेडिकल ऑफिसर का इलाज बस इतना है कि वह हड्डी सड़ रहे सैनिक को एक दर्द निवारक गोली दे दे? माफ कीजिए। मेजर जनरल सिंह सिर नहीं उठा सके। शर्म और अपमान से उनका पूरा शरीर कांप रहा था।
इसके तुरंत बाद खुफिया टीम की मध्यवर्ती रिपोर्ट आई। रिपोर्ट: मैडम, जब्त किए गए ट्रेनिंग लॉग की जांच से पता चला है कि सिपाही रोहन सिंह की चोट वाले दिन सुरक्षा शिक्षा का रिकॉर्ड झूठा बनाया गया था। इसके अलावा चोट के बाद भी उसे भारी काम में लगाने के कई रिकॉर्ड और गवाहों के बयान मिले हैं। आगे बढ़ो। कैप्टन वर्मा के कंप्यूटर से नियमित रूप से झूठी रिपोर्टिंग की फाइलें मिली हैं। सैनिकों की शिकायत निवारण की अधिकांश सामग्री बस कॉपी पेस्ट की गई थी और कोई समस्या नहीं के रूप में ऊपर रिपोर्ट की गई थी। खासकर सिपाही रोहन सिंह की मुलाकात की अर्जी को मौखिक रूप से खारिज कर दिया गया था और कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया था। झूठ का किला एक एक करके ढह रहा था। कागजों पर एकदम सही दिखने वाले बेस का असली चेहरा एक फूटने वाले फोड़े जैसा था। जांच हवलदार कुमार तक पहुंची। शुरुआत में वह खुद को निर्दोष बताते हुए चिल्लाता रहा, लेकिन जब उसके साथियों और जूनियर्स के बयान सामने आए और यहां तक कि किसी द्वारा चुपके से शूट किया गया मारपीट का वीडियो सबूत भी पेश किया गया, तो वह टूट गया। मैंने गलती की, लेकिन मुझे भी ऊपर से आदेश मिला था। सेना में तो ऐसा ही होता है। उसका कायरतापूर्ण बहाना प्रिया के गुस्से में घी डालने जैसा था। वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ की प्रक्रिया को सीधे देख रही थीं। उन्होंने अपने बगल में खड़े मिलिट्री पुलिस प्रमुख को धीमी आवाज में आदेश दिया, हवलदार कुमार पर लगे आरोपों को साधारण मारपीट से बदलकर पद का दुरुपयोग, क्रूरता और हत्या के प्रयास में बदलो और यह भी पता लगाओ कि उसने जिस ऊपर की बात की है वह कौन है। हत्या का प्रयास। यह शब्द सुनते ही हवलदार कुमार को मामले की गंभीरता का एहसास हुआ और वह जमीन पर बैठकर रोने लगा। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, रोहन सिंह से शुरू हुई जांच बेकाबू होकर फैलने लगी। इस मौके का फायदा उठाकर अपनी दबी हुई शिकायतों को सामने लाने वाले सैनिकों की गुमनाम रिपोर्टों की बाढ़ आ गई। सीनियर्स द्वारा नियमित मारपीट, अधिकारियों द्वारा गबन के आरोप और यहां तक कि अतीत में हुई एक संदिग्ध आत्महत्या की फिर से जांच की मांग तक पेंडोरा का बक्सा खुल चुका था। प्रिया रिपोर्ट की जा रही हर जानकारी की समीक्षा कर रही थीं। उनके दिमाग में बिखरे हुए पहेली के टुकड़े एक बड़ी तस्वीर में जुड़ रहे थे। यह सिर्फ एक दो लोगों की गलती नहीं थी, यह एक प्रणालीगत बीमारी थी जहां कमांडर की अयोग्यता और लापरवाही के तहत हिंसा और झूठ ने एक सिस्टम का रूप ले लिया था। मेजर जनरल सिंघप खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका बेस इतना सड़ चुका होगा। उन्हें एहसास हुआ कि जिसे वह अपना बनाया हुआ किला मानते थे वह वास्तव में रेत का महल था। प्रिया ने कुछ देर उसे देखा और फिर ठंडक से कहा, अब कुछ समझ में आया। डिवीजन कमांडर, तुमने एक सेना का नहीं बल्कि एक आपराधिक गिरोह का नेतृत्व किया है और उसका सरगना तुम खुद थे। उस रात 7वीं इन्फेंट्री डिवीजन में कोई नहीं सोया। सच्चाई के बोझ तले दबे हुए और उस सच्चाई को उजागर करने वालों की लंबी रात जारी थी। ढहते हुए झूठ के किले के नीचे अनगिनत लोगों की किस्मत बदल रही थी। आर्मी हॉस्पिटल, दिल्ली का वीआईपी कमरा। रोहन सफेद चादर पर लेटा हुआ था और अभी बेहोशी से जागा था। हल्की चेतना के बीच उसे दवा की गंध और नियमित अंतराल पर बजने वाली मेडिकल मशीनों की आवाज महसूस हो रही थी। जब धुंधली दृष्टि साफ हुई तो सबसे पहले उसे खिड़की के बाहर एक अपरिचित शहर का नजारा और अपने बिस्तर के पास बैठी अपनी मौसी प्रिया शर्मा का चेहरा दिखाई दिया। मौसी, रोहन की आवाज दबी हुई थी। प्रिया ने अपने भतीजे को जागते देख चिंतित चेहरे से उसका माथा छुआ। रोहन, तुम ठीक हो? होश आया? मैं कहाँ हूं? मैं तो बेस में था। उसने अपनी बाईं बांह को देखा। कलाई से लेकर कोहनी तक एक मोटी पट्टी बंधी हुई थी। ऑपरेशन सफल रहा था, लेकिन दर्द अभी भी था। तुम अस्पताल में हो, ऑपरेशन ठीक से हो गया, अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। प्रिया की गर्मजोशी भरी आवाज सुनकर रोहन की आंखें भर आईं। पिछले दिनों का सारा दुहक और दर्द एक साथ उमड़ आया। वह एक बच्चे की तरह रो पड़ा। मौसी, बहुत दर्द हुआ, बहुत डर लगा और किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। प्रिया ने रोते हुए भतीजे की पीठ को चुपचाप थपथपाया। उसकी आंखों में भी नमी थी। एक मजबूत सैनिक होने से पहले वह भी अपने प्रियजन के दर्द में दुखी होने वाली एक इंसान थी। माफ करना, मैं जल्दी नहीं आ सकी। मौसी को बहुत देर हो गई, माफ करना। कुछ देर रोने के बाद रोहन को अचानक यह स्थिति अवास्तविक लगने लगी। वह कैसे आर्मी हॉस्पिटल के वीआईपी कमरे में आ गया
और मौसी कैसे बेस की कड़ी सुरक्षा को पार करके उसे यहां ले आईं? और अभी अभी कमरे में आई नर्सिंग ऑफिसर ने मौसी को इतने सम्मान से सलाम क्यों किया था? मौसी, ये सब क्या हो रहा है? आप कैसे? प्रिया ने अपने भतीजे की उलझी हुई आंखों को देखा और समझ गई कि अब और कुछ छिपाया नहीं जा सकता। उन्होंने चुपचाप अपनी वर्दी के ऊपरी हिस्से की ओर इशारा किया। रोहन की नजरें वहां गईं और उसने देखा कंधों पर चमकते हुए 3 सितारे। रोहन की आंखें अविश्वास से फैल गईं। वह यह स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि उसकी साधारण मौसी, जो हर त्योहार पर सादे कपड़ों में आकर पराठे बनाती थी, वह भारतीय सेना की एक लेफ्टिनेंट जनरल थी। इसे समझाने में समय लगेगा। जब तुम छोटे थे तो बताने की जरूरत नहीं समझी, और जब तुम बड़े हुए तो मैं बस एक साधारण मौसी बनकर रहना चाहती थी। माफ करना, तुम्हें धोखा देने का इरादा नहीं था। रोहन कुछ नहीं कह सका। सदमा, उलझन और एक अज्ञात सम्मान की भावना उसके दिमाग में घुल-मिल गई थी। उसे अब समझ में आ रहा था कि उसकी पीड़ा का समाधान इतनी जल्दी और इतनी अच्छी तरह से कैसे हो गया। उसी समय डिवीजन में संयुक्त जांच मुख्यालय एक नए चरण में प्रवेश कर रहा था। रोहन सिंह के मामले की जांच करते करते साधारण अन्याय से परे एक बड़े अपराध के संकेत मिल रहे थे। खासकर खुफिया टीम ने बेस के आपूर्ति गबन के मामले पर ध्यान केंद्रित किया था। किसी ने व्यवस्थित रूप से ईंधन, राशन और यहां तक कि ट्रेनिंग के उपकरण भी बाहर के ठेकेदारों को बेच दिए थे। और इसके केंद्र में एक अप्रत्याशित व्यक्ति था, वही हवलदार यादव, जिसने गेट पर प्रिया का टिफिन फेंका था। शुरुआत में उसने अपनी गलती मान ली थी और माफी मांग रहा था, लेकिन जब गबन का आरोप लगा तो उसने मुंह बंद कर लिया। लेकिन मिलिट्री पुलिस की लगातार पूछताछ के बाद उसके एक गुप्त बैंक खाते में एक अज्ञात स्रोत से नियमित रूप से बड़ी रकम जमा होने का पता चला। हवलदार यादव, यह पैसा कहां से आया? तुम्हारी तनख्वाह से तो यह मेल नहीं खाता। मिलिट्री पुलिस के जांचकर्ता की पूछताछ पर हवलदार यादव पसीने से लथपथ होकर सिर झुकाए रहा। मैं नहीं बता सकता। अगर मैंने बताया तो मैं मारा जाऊंगा। अगर नहीं बताओगे तो सैन्य कानून के तहत और कड़ी सजा होगी। लेकिन अगर अब भी सच बता दोगे तो शायद कुछ नरमी बरती जाए। बताओ, तुम्हारे पीछे कौन है? हवलदार यादव कुछ देर तक हिचकिचाता रहा। उसकी आंखें गहरे डर से कांप रही थीं। वह किसी चीज में बुरी तरह से फंसा हुआ था और उसकी सच्चाई से डर रहा था। अंत में उसने कांपती आवाज में मुंह खोला, डिवीजन के सूबेदार मेजर साहब। उसके मुंह से निकले नाम से जांच कक्ष की हवा जम गई। डिवीजन सूबेदार मेजर, एक सैनिक के लिए पहुंचने वाला सर्वोच्च पद, जो डिवीजन कमांडर के सबसे करीबी रहकर पूरे बेस के अनुशासन की जिम्मेदारी संभालता था। उसका बेस के भ्रष्टाचार का सरगना होना एक बहुत बड़ा झटका था। रिपोर्ट पाकर प्रिया के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। वह शांत थीं, जैसे उन्हें यह सब पहले से पता हो। सूबेदार मेजर को तुरंत गिरफ्तार करो और उसके कार्यालय और आवास की तलाशी लो। निश्चित रूप से और सबूत मिलेंगे। प्रिया का अनुमान सही था। सूबेदार मेजर के आवास में एक छिपी हुई तिजोरी के अंदर एक गुप्त बही खाता मिला, जिसमें बेस के अधिकारियों के नाम और रिश्वत की रकम दर्ज थी। बही खाते में कैप्टन वर्मा सहित कई मध्य स्तर के अधिकारियों के नाम थे और सबसे ऊपर आश्चर्यजनक रूप से डिवीजन के चीफ ऑफ स्टाफ का नाम भी था। उन्होंने पदोन्नति और अच्छी पोस्टिंग के बदले सूबेदार मेजर को रिश्वत दी थी और उसके भ्रष्टाचार को अनदेखा किया था या उसमें साथ दिया था। यह एक विशाल भ्रष्टाचार का गिरोह था। रोहन सिंह की कलाई की चोट तो बस एक छोटी सी झलक थी। सतह के नीचे पूरे डिवीजन को खा जाने वाली बुराई की विशाल जड़ें थीं। प्रिया ने चुपचाप बही खाता देखा। उनकी आंखें और भी ठंडी हो गईं। उन्होंने बगल में खड़े मेजर जनरल सिंह को बही खाता फेंकते हुए दिया। डिवीजन कमांडर, यह है तुम्हारे नेतृत्व वाले बेस की हकीकत। चीफ ऑफ स्टाफ और सूबेदार मेजर मिलकर बेस को खोखला कर रहे थे। और तुम क्या कर रहे थे? क्या फाइलों पर हस्ताक्षर करना ही डिवीजन कमांडर का एकमात्र काम था? मेजर जनरल सिंह ने कांपते हाथों से बही खाता लिया। जिन लोगों को वह अपना दाहिना और बायां हाथ मानते थे, उनके विश्वासघात से वह अवाक रह गए। उन्हें गहराई से एहसास हुआ कि वह कितने अयोग्य और अंधे थे। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। जैसे जैसे जांच गहरी होती गई,
और भी क्रूर और भयानक सच्चाई सामने आने लगी। कुछ साल पहले इस बेस में एक सैनिक ने गोदाम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उस समय बेस ने यह निष्कर्ष निकाला था कि सैनिक सैन्य जीवन में सामंजस्य नहीं बिठा पाया और अवसाद के कारण उसने यह कदम उठाया और मामले को जल्दी से बंद कर दिया था। लेकिन गुमनाम मुखबिरों ने दावा किया कि उसने आत्महत्या नहीं की थी। उसने गलती से बेस के गबन के भ्रष्टाचार को देख लिया था और उसे बाहर उजागर करने की कोशिश कर रहा था, जब किसी ने उसे मारकर आत्महत्या का रूप दे दिया था। प्रिया ने तुरंत पिछले मामले के रिकॉर्ड की फिर से जांच करने का आदेश दिया। धूल भरी फाइलों से निकले उस समय के जांच रिकॉर्ड में कई खामियां थीं। प्रारंभिक जांच नाकिस थी और महत्वपूर्ण सबूत गायब थे। सबसे अजीब बात यह थी कि उस मामले के प्रभारी मिलिट्री पुलिस जांचकर्ता को मामला बंद होने के तुरंत बाद एक असाधारण रूप से तेज पदोन्नति मिली थी और वह मुख्यालय में स्थानांतरित हो गया था। प्रिया ने उस जांचकर्ता का नाम धीरे से दोहराया और फिर अपनी डायरी में कुछ लिखने लगी। उनकी आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि गहरा दुहक और एक संकल्प था। उन्होंने खिड़की के बाहर के अंधेरे को देखा। अतीत का भूत वर्तमान की त्रासदी के साथ मिलकर एक विशाल छाया डाल रहा था। यह अब सिर्फ एक भ्रष्ट सैन्य संगठन को सुधारने का मामला नहीं था। यह एक अन्यायपूर्ण रूप से मारे गए युवा आत्मा को शांति दिलाने और सच्चाई को छिपाने वालों को उनके किए की सजा दिलाने का न्याय के लिए एक युद्ध था। सच्चाई सामने आकर रहेगी और उसकी कीमत बहुत भारी होगी। उनकी धीमी आत्म चर्चा कमांड सेंटर की ठंडी हवा में गूंज उठी। विशाल तूफान अब अपना क्रूर असली रूप दिखाना शुरू कर रहा था। डिवीजन के सूबेदार मेजर और चीफ ऑफ स्टाफ की तत्काल गिरफ्तारी और बेस के भ्रष्टाचार गिरोह का पर्दाफाश होने से सेना में हड़कंप मच गया। मीडिया में हर दिन 3 सितारा जनरल द्वारा उजागर सैन्य भ्रष्टाचार। क्या यह सिर्फ एक छोटी सी झलक है? जैसे सनसनीखेज शीर्षक छपने लगे। जनता में आक्रोश था और रक्षा मंत्री को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी और सेना में अनुशासन स्थापित करने का वादा करना पड़ा। 7वीं डिवीजन लगभग बिखरने की कगार पर थी। संयुक्त जांच मुख्यालय की जांच रुकी नहीं, बल्कि उसने और भी गहराई में अपनी तलवार चलाई। अतीत के संदिग्ध मौत के मामले की फिर से जांच शुरू हो गई। प्रिया ने उस समय के मामले के प्रभारी जांचकर्ता को सीधे बुलाया। अब मुख्यालय में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर तैनात वह प्रिया के बुलावे पर एक तनावपूर्ण चेहरे के साथ उपस्थित हुआ। बहुत समय हो गया। लेफ्टिनेंट कर्नल। जांच कक्ष में आमने सामने बैठी प्रिया ने पहले बोलना शुरू किया। ऐसा लगा कि वह उसे पहले से जानती थी। याद है कुछ साल पहले 7 स्टार्स डिवीजन में सिपाही अमित की मौत का मामला? तुम उसके प्रभारी थे। मुझे याद है। उस समय के जांच रिकॉर्ड में कई खामियां हैं। पोस्टमार्टम भी ठीक से नहीं किया गया और घटनास्थल के अधिकांश सबूत गायब थे। ऐसा लगता है कि मामला बहुत जल्दी बंद कर दिया गया। क्या कारण था? लेफ्टिनेंट कर्नल के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। उसने शांत रहने की कोशिश करते हुए जवाब दिया, उस समय की परिस्थितियों के अनुसार यह एक स्पष्ट आत्महत्या थी और सुसाइड नोट भी मिला था। परिवार वाले भी मामले को शांति से निपटाना चाहते थे। झूठ। प्रिया की आवाज तलवार की धार जैसी थी। परिवार वाले आज भी अपने बेटे की मौत पर संदेह जता रहे हैं और फिर से जांच की मांग कर रहे हैं। मैंने खुद उनसे मिलकर पुष्टि की है। तुम्हें किसने निर्देश दिया था? सच्चाई को दबाने का आदेश किसने दिया था? लेफ्टिनेंट कर्नल की पुतलियां तेजी से कांपने लगीं। उसने होंठ भींचकर चुप्पी साध ली। प्रिया ने, जैसे उसे उसकी प्रतिक्रिया का अनुमान था, मेज पर एक फाइल आगे बढ़ाई। जानते हो यह क्या है? तुम्हारे बेटे की विदेश में पढ़ाई के खर्च का विवरण और तुम्हारी पत्नी के नाम पर दिल्ली में एक फ्लैट का रजिस्ट्रेशन। एक सैनिक की तनख्वाह से तो यह संभव नहीं है। यह पैसा कहां से आया? कहीं यह उस मामले को दबाने की कीमत तो नहीं थी? निर्णायक सबूत के सामने लेफ्टिनेंट कर्नल टूट गया। उसने सब कुछ उगलना शुरू कर दिया। उस समय के डिवीजन कमांडर ने मामले को शांति से दबाने के लिए दबाव डाला था और इसके बदले में बड़ी रकम दी थी। वह सच्चाई जानता था, लेकिन अपने परिवार और अपने भविष्य के लिए उसने अपनी अंतरात्मा को बेच दिया था। और उसने जिस तत्कालीन डिवीजन कमांडर का नाम लिया, वह वर्तमान में रक्षा मंत्रालय के एक प्रमुख पद पर बैठे 3 सितारा जनरल विक्रम राठौर थे। सेना में एक शक्तिशाली गुट के प्रमुख, जिन्हें अगले सेनाध्यक्ष के रूप में भी देखा जा रहा था। मामले का प्रभाव बेकाबू होकर फैल गया।
यह एक डिवीजन के भ्रष्टाचार से बढ़कर पूरी सेना को हिला देने वाले एक विशाल घोटाले में बदल रहा था। मेजर जनरल सिंह इस बात से राहत महसूस कर रहे थे कि यह उनके पूर्ववर्ती का किया हुआ था, लेकिन उन्हें यह भी डर लग रहा था कि इस विशाल तूफान का अंत कहां होगा। जब सब लोग लेफ्टिनेंट जनरल प्रिया शर्मा के निर्भीक कदमों से हैरान और डरे हुए थे, केवल एक व्यक्ति आर्मी हॉस्पिटल में ठीक हो रहा रोहन सिंह गहरे संदेह और उलझन में था। वह कमरे में अकेला अपनी मौसी के दिखाए 3 सितारों के झटके और उसके बाद हुई घटनाओं के बारे में सोच रहा था। शुरुआत में उसने सोचा कि वह सिर्फ अपनी मौसी की अपार शक्ति के कारण बच गया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया कुछ अटपटी बातें उसके दिमाग में आने लगीं। अजीब है, मौसी को मेरी चोट के बारे में इतनी सटीकता से कैसे पता चला? मैंने तो एक फोन भी नहीं किया था, और उस दिन उनका गेट पर आने का समय भी बहुत सटीक था, जैसे वह सब कुछ तैयार करके आई हों। रोहन को याद आया जब उसका सेना में जाना तय हुआ था। कई जगहों से बुलावा आया था, लेकिन मौसी ने ही जोर देकर कहा था कि एक मर्द को सीमावर्ती डिवीजन में सेवा करनी चाहिए और 7वीं डिवीजन में शामिल होने की जोरदार सिफारिश की थी। उस समय उसने इसे बस एक भतीजे के लिए प्यार भरी सलाह माना था, लेकिन अब सोचने पर यह कुछ अस्वाभाविक लग रहा था। और एक निर्णायक सवाल। मौसी हमेशा कहती थीं कि उन्होंने उसे अपने बेटे की तरह पाला है, लेकिन रोहन जानता था मौसी का उसके अलावा एक असली बेटा भी था। एक बचपन के हादसे में जल्दी दुनिया छोड़ गया मौसी का बेटा, उसका चचेरा भाई। मौसी ने भाई के बारे में लगभग कभी बात नहीं की थी, लेकिन रोहन ने घर के बड़ों से सुना था कि उसके भाई की सेना में सेवा के दौरान एक संदिग्ध मौत हुई थी। रोहन के दिमाग में बिखरे हुए पहेली के टुकड़े एक बिजली की तरह जुड़ने लगे। कहीं ऐसा तो नहीं? उसने कांपते हाथों से बिस्तर के पास रखा अपना फोन उठाया। सेना में भर्ती होते समय बंद किया गया फोन मौसी ने फिर से चालू करवा दिया था। उसने इंटरनेट सर्च बार में कुछ कीवर्ड टाइप किए। लेफ्टिनेंट जनरल प्रिया शर्मा, बेटा सेना मौत, 7वीं इन्फेंट्री डिवीजन। खोज के परिणाम ने उसके दिल को जमा दिया। कुछ साल पहले मीडिया के एक छोटे से कोने में छपी एक संक्षिप्त खबर। सेना की एक यूनिट में सिपाही अमित ने सैन्य जीवन में तालमेल न बिठा पाने के कारण आत्महत्या की, और उस सिपाही अमित की मां का नाम प्रिया शर्मा लिखा था। वह यूनिट 7वीं इन्फेंट्री डिवीजन ही थी। रोहन के पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। यह सब कोई संयोग नहीं था। मौसी को शुरू से ही सब कुछ पता था। जिस यूनिट में उनका बेटा मारा गया था, वहां जड़ जमा चुका विशाल भ्रष्टाचार का गिरोह, और उन लोगों ने जिन्होंने सच्चाई को दबा दिया था। उन्होंने बदला लेने के लिए नहीं, न्याय स्थापित करने के लिए लंबे समय से अपनी तलवार को तेज किया था। उसका 7वीं डिवीजन में शामिल होना मौसी की विशाल योजना का एक हिस्सा था। उन्होंने अपने भतीजे यानी उसे एक चारे के रूप में इस्तेमाल किया था। इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि उन्होंने अनुमान लगाया था कि इस भ्रष्ट प्रणाली में रोहन किसी न किसी तरह से एक शिकार बनेगा, और वह बलिदान उन्हें इस यूनिट को कानूनी रूप से और पूरी तरह से नष्ट करने का एक आदर्श औचित्य प्रदान करता। जब टिफिन कुचला गया था, तब उनका जो ठंडा गुस्सा था, वह सिर्फ एक भतीजे के लिए दुहक नहीं था। यह उन लोगों के प्रति वर्षों से जमा हुए बदले की भावना का विस्फोट था, जिन्होंने उनके बेटे की अन्यायपूर्ण मौत पर सच्चाई को कुचलकर तरक्की की थी। यह पहला मोड़ था। प्रिया का गुस्सा आकस्मिक नहीं था। यह न्याय के लिए एक प्रतिशोध का नाटक था, जिसकी पूरी तरह से गणना और योजना बनाई गई थी। उन्होंने अपने सबसे प्यारे भतीजे को खतरे में डालने की निर्ममता को भी सहन किया था, ताकि वह बुराई की बड़ी जड़ों को उखाड़ सके। रोहन ने फोन गिरा दिया। विश्वासघात के बजाय एक विशाल दुहक और सम्मान की भावना उमड़ पड़ी। मौसी ने जो दर्द सहा था, उसका भार उसके सीने पर भारी पड़ रहा था। वह सिर्फ बदले की आग में जलने वाली इंसान नहीं थी। वह यह सुनिश्चित करने के लिए खुद को बलिदान कर रही थीं कि उनके बेटे जैसे और निर्दोष शिकार न हों इस सड़ी हुई प्रणाली को बदलने के लिए। मौसी, रोहन ने धीरे से अपनी मौसी का नाम पुकारा। अब उसे एहसास हुआ कि वह इस विशाल लड़ाई में सिर्फ एक पीड़ित नहीं था। उसे खुशी खुशी अपनी मौसी की तलवार बनना था। उसे इस क्रूर सच्चाई का अंत अपनी आंखों से देखना था, और यही एकमात्र तरीका था अपनी मौसी का कर्ज चुकाने का, जिन्होंने उसे खतरे में डालकर भी सब कुछ ठीक करने की कोशिश की थी। जनरल विक्रम राठौर का नाम सामने आते ही सैन्य अभियोजन की जांच एक विशाल दीवार से टकरा गई।
वह सेना के सबसे बड़े गुट के प्रमुख थे और राजनीति में भी उनका काफी प्रभाव था। रक्षा मंत्रालय और सेना मुख्यालय में उनके संपर्क जांच में अदृश्य रूप से बाधा डालने लगे। प्रिया को सभी जानकारी देने वाले आंतरिक मुखबिरों के मुंह एक एक करके बंद हो गए और जांच में सहयोग करने वाले अधिकारियों को अचानक तबादले का आदेश मिल गया या किसी पुरानी छोटी गलती के बहाने पद से हटा दिया गया। जनरल राठौर की ओर से जवाबी हमला तेज और चालाकी भरा था। उन्होंने मीडिया का इस्तेमाल करके प्रिया पर हमला करना शुरू कर दिया। एक महिला जनरल की मनमानी जांच सेना की कमांड संरचना को हिला रही है। अपने भतीजे की व्यक्तिगत भावनाओं के लिए पूरी सेना को पंगु बनाने वाली लेफ्टिनेंट जनरल प्रिया शर्मा जैसी खबरें छपने लगीं। प्रिया का भतीजा रोहन होने की बात और उनके बेटे की उसी यूनिट में मौत की बात को चालाकी से जोड़कर इस जांच को सार्वजनिक न्याय के बजाय एक व्यक्तिगत बदला के रूप में पेश करने की कोशिश की गई। जनता की राय धीरे धीरे बदलने लगी। प्रिया के दृढ़ नेतृत्व की प्रशंसा करने वाली आवाजों के बीच यह सवाल उठने लगा कि क्या उनकी जांच का तरीका सही था। यहां तक कि प्रधानमंत्री कार्यालय मो ने भी एक सूक्ष्म संदेश दिया कि सेना की स्थिरता को नुकसान पहुंचाने वाली अत्यधिक जांच से बचा जाए। संयुक्त जांच मुख्यालय का माहौल भारी हो गया। जांचकर्ता विशाल बाहरी दबाव के सामने खुद को असहाय महसूस करने लगे। मैडम, इस तरह से जांच को आगे बढ़ाना मुश्किल है। जनरल राठौर का गुट हर कदम पर बाधा डाल रहा है। सबूत जुटाना भी आसान नहीं है। मिलिट्री पुलिस प्रमुख ने निराश होकर रिपोर्ट दी। प्रिया खिड़की के बाहर देखते हुए चुपचाप सोच में डूबी थीं। उन्हें इस तरह के प्रतिरोध का अनुमान था। वह जानती थीं कि विक्रम राठौर जैसा विशालकाय व्यक्ति कितनी मजबूत ढाल के पीछे छिपा है, लेकिन वह पीछे नहीं हट सकती थीं। यहां रुकने का मतलब था कि उनके बेटे जैसे अनगिनत निर्दोषों की मौतें हमेशा के लिए दफन हो जाएंगी। उसी समय कमांड सेंटर का दरवाजा खुला और एक सहायक ने आकर सावधानी से रिपोर्ट दी। मैडम, पीएमओ के सचिव आए हैं। सभी के चेहरों पर तनाव छा गया। उन्होंने सोचा कि यह प्रधानमंत्री कार्यालय से सीधा दबाव है, लेकिन दरवाजा खोलकर जो व्यक्ति अंदर आया वह अप्रत्याशित था। सफेद बालों वाले, लेकिन सीधी कमर और तेज आंखों वाले एक वृद्ध सज्जन। वह प्रधानमंत्री के सबसे करीबी और सेना के एक महान रिटायर्ड जनरल थे, जो अब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA थे। उन्होंने प्रिया को देखकर एक कठोर चेहरे से कहा, जनरल प्रिया, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। सभी जांचकर्ताओं के जाने के बाद कार्यालय में केवल 2 लोग बचे थे। NSA ने सोफे पर बैठते हुए बोलना शुरू किया। आजकल सेना में तुम्हारी वजह से बहुत शोर है। सब कह रहे हैं कि तुम व्यक्तिगत भावनाओं के लिए सेना को हिला रही हो। प्रिया ने अविचल आंखों से उन्हें देखा। आप किसी से भी बेहतर जानते हैं सर कि यह सच नहीं है। NSA ने कुछ देर उन्हें घूर कर देखा और फिर एक गहरी सांस ली। मुझे पता है कि विक्रम राठौर तुम्हारे बेटे के मामले के पीछे है, लेकिन वह कोई साधारण आदमी नहीं है। इस तरह सीधे टकराने से सिर्फ तुम्हें ही चोट पहुंचेगी। उसकी पूंछ पकड़ने के लिए और भी पक्के सबूत चाहिए। सबूत मैं जरूर ढूंढूंगी, बस थोड़ा समय चाहिए। वही समय देने के लिए मैं यहां आया हूं। NSA की बात सुनकर प्रिया की आंखें फैल गईं। उन्होंने अपनी जेब से एक फाइल निकाली और उसे दी। यह प्रधानमंत्री जी का निजी पत्र है। इसमें लिखा है कि इस सैन्य भ्रष्टाचार उन्मूलन जांच का पूरा अधिकार तुम्हें सौंपा जाता है। अब से तुम रक्षा मंत्री के अधीन नहीं होगी और केवल प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करोगी। कोई भी तुम्हारी जांच में बाधा नहीं डाल सकता। यह एक अकल्पनीय और असाधारण समर्थन था। प्रधानमंत्री ने सीधे प्रिया के हाथ में एक असीम शक्ति वाली तलवार थमा दी थी। प्रिया ने आश्चर्य और कृतज्ञता से भरी आंखों से NSA को देखा। क्यों? तुम्हारा बेटा, वह मेरा एक प्रिय अधीनस्थ था, एक ईमानदार और बहादुर सैनिक। NSA की आवाज धीमी हो गई। जब वह इतनी बेरहमी से गया तो मैंने भी कोशिश की थी, लेकिन विक्रम राठौर की बाधाएं बहुत थीं। अंत में मैं सच्चाई सामने नहीं ला सका। यह मेरे जीवन भर का एक अफसोस बनकर रह गया था। और अब तुम, उस बच्चे की मां, खुद इस लड़ाई का नेतृत्व कर रही हो। मैं कैसे अनजान बन सकता था? वह अपनी जगह से उठे और प्रिया का कंधा थपथपाया। यह सिर्फ तुम्हारी लड़ाई नहीं है, यह हम सब की लड़ाई है, इस सड़ी हुई सेना को सुधारने की। प्रधानमंत्री भी यही सोचते हैं।
इसलिए किसी भी बाहरी दबाव के आगे झुके बिना अंत तक जांच करो। तुम्हारे पीछे मैं, प्रधानमंत्री और इस देश के न्यायप्रिय नागरिक खड़े हैं। एनसे के जाने के बाद प्रिया कुछ देर तक प्रधानमंत्री का पत्र लिए बिना हिले डुले खड़ी रहीं। उनके सीने में एक गर्मजोशी सी उठी। वह अकेली नहीं थी। उनके बेटे द्वारा बोया गया सच्चाई का बीज अब विशाल पेड़ों के समर्थन से आशा की एक चिंगारी बनकर जल रहा था। उन्होंने तुरंत जांचकर्ताओं को फिर से बुलाया। उनकी आंखें पहले से ज्यादा दृढ़ और संकल्पित थीं। अब से हम जांच का तरीका बदलेंगे। जनरल विक्रम राठौर को सीधे निशाना बनाने के बजाय हम पहले उसके पैसे के स्रोत पर हमला करेंगे। वह जिन भी रक्षा कंपनियों और अनुबंधों से जुड़ा है, उनकी गहराई से जांच करो और एक एक धूल का कण निकालो। प्रधानमंत्री के पूर्ण समर्थन के साथ जांच को पंख लग गए। सैन्य अभियोजन, आयकर विभाग और प्रतिस्पर्धा आयोग को मिलाकर एक संयुक्त सरकारी जांच दल का गठन किया गया। जनरल राठौर से जुड़ी रक्षा कंपनियों पर बड़े पैमाने पर छापे मारे गए और उसके नाम पर गुप्त खाते और रिश्वत की सूचियां मिलने लगीं। जनरल राठौर घबराने लगा। वह प्रिया के एक अकेले हमले को तो रोक सकता था, लेकिन जब पूरा देश का सिस्टम उस पर शिकंजा कसने लगा तो वह असहाय हो गया। उसके चारों ओर की ढालें एक एक करके टूटने लगीं। उसकी वफादारी की कसम खाने वाले अधीनस्थ अपनी जान बचाने के लिए उसके खिलाफ हो गए और उसके भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले मुखबिरों की लाइन लग गई। इस बीच अस्पताल से छुट्टी पाकर रोहन अपनी मौसी की कृपा से कुछ समय के लिए आर्मी हॉस्पिटल में ही रहकर फिजियोथेरेपी कराने लगा। वह अब एक असहाय पीड़ित नहीं था। उसने अपनी मौसी से पूछा कि क्या वह किसी काम में मदद कर सकता है। प्रिया ने अपने भतीजे की बदली 2 आर में है लेके और जान हिले 2 से सोने 2 से 7 कर हुई आंखों को देखकर समझ लिया कि उसे सारी सच्चाई पता चल गई है। उन्होंने भतीजे को एक छोटी सी USB दी। इसमें तुम्हारे चचेरे भाई के सैन्य जीवन के रिकॉर्ड और उसकी डायरी है। हो सकता है कोई ऐसा सुराग हो जो मैंने न देखा हो, जो हमसे छूट गया हो। भाई को सबसे अच्छे से परिवार ही जानता है। रोहन ने एक भारी जिम्मेदारी के साथ USB ली। यह सिर्फ डेटा नहीं था, यह एक अन्यायपूर्ण रूप से मारे गए चचेरे भाई की आखिरी आवाज थी। उसने रात भर जागकर भाई के रिकॉर्ड पढ़े। भाई की डायरी में सैन्य जीवन की कठिनाइयों के साथ साथ कुछ गलत होते देखने के सांकेतिक उल्लेख कई बार थे। तभी रोहन को एक महत्वपूर्ण वाक्यांश मिला। हर महीने के आखिरी गुरुवार को उत्तरी बंजर शस्त्रागार में सितारे जमीन पर उतरते हैं। वह इसका मतलब नहीं समझ सका, लेकिन रोहन को सहज ही महसूस हुआ कि यह मामले के मूल से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कोड है। उसने तुरंत यह बात प्रिया को बताई। सितारे जमीन पर उतरते हैं। प्रिया ने उस वाक्य को दोहराया। सितारे जनरलों के लिए एक बात में तुर से जान के साथ में दोहर आतपात सांकेतिक शब्द था। तो इसका मतलब था कि विक्रम राठौर और उसके लोग हर महीने के आखिरी गुरुवार को उस बंजर शस्त्रागार में कोई गुप्त मुलाकात करते थे। पहेली का आखिरी टुकड़ा जुड़ गया था। प्रिया ने तुरंत सर्वश्रेष्ठ विशेष बल के सैनिकों को बुलाया। अगले आखिरी गुरुवार की रात सब कुछ खत्म करने का ऑपरेशन शुरू होने वाला था। विशाल बुराई की हकीकत से सीधे सामना करने का समय आ गया था। रात के अंधेरे में डूबा हुआ पहाड़ी जंगल इतना घना था कि कुछ भी देख पाना मुश्किल था। 7वीं डिवीजन के अधिकार क्षेत्र में सबसे गहरे और सुनसान इलाके में स्थित उत्तरी बंजर शस्त्रागार, जो दशकों से इस्तेमाल नहीं हो रहा था और नक्शे पर भी ठीक से अंकित नहीं था। बेस में भी इसके अस्तित्व के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। लेकिन उस रात उस बंजर शस्त्रागार के चारों ओर घने अंधेरे से भी अधिक गुप्त और घातक परछाइयां चुपचाप फैल रही थीं। यह प्रिया द्वारा चुने गए सर्वश्रेष्ठ विशेष बल के सैनिक थे। वे बिना किसी आवाज या निशान के निर्धारित स्थानों पर छिप गए और शस्त्रागार की ओर जाने वाली एकमात्र कच्ची सड़क पर नजर गड़ाए हुए थे। प्रिया थोड़ी दूर एक अस्थायी कमांड टेंट में ड्रोन द्वारा भेजे जा रहे रियल टाइम थर्मल इमेजिंग फुटेज को सांस रोके देख रही थीं। रोहन द्वारा खोजा गया सितारे जमीन पर उतरते हैं का कोड एक निर्णायक सुराग था। संयुक्त जांच दल ने तुरंत संचार रिकॉर्ड ट्रैक किए और पुष्टि की कि जनरल विक्रम राठौर और उसके करीबी नियमित रूप से इस शस्त्रागार के पास मिलते थे।
और उन मुलाकातों में न केवल सैन्य अधिकारी बल्कि हथियारों की तस्करी से जुड़े होने के संदेह वाले नागरिक दलाल भी शामिल थे। सभी परिस्थितियां एक ही ओर इशारा कर रही थीं। जनरल विक्रम राठौर सिर्फ सैन्य आपूर्ति में भ्रष्टाचार नहीं कर रहा था, वह सेना के पुराने हथियारों को, जिन्हें नष्ट किया जाना था, केवल कागजों पर नष्ट दिखाकर पीछे से काले बाजार में बेच रहा था और इस बड़े पैमाने पर हथियारों की तस्करी का नेतृत्व कर रहा था। और उसका बेटा अमित या तो गलती से उस सौदेबाजी के मौके पर पहुंच गया था या उसे इस बारे में पता चल गया था, जिससे उसकी हत्या कर दी गई थी। आधी रात के करीब कमांड टेंट के मॉनिटर पर आखिरकार हलचल दिखाई दी। हेडलाइट बंद की हुई कई काली सेडान कारें और एक बड़ा ट्रक चुपचाप कच्ची सड़क से शस्त्रागार के अंदर घुस रहे थे। प्रिया की आंखें तेज हो गईं। ऑपरेशन शुरू करो, अब से सभी संचार को सुनो और घटनास्थल के वीडियो को रिकॉर्ड करो। मेरे आदेश के बिना कोई भी सामने नहीं आएगा। विशेष बल के सैनिकों ने अपनी राइफलों के नाइट विजन स्कोप से घटनास्थल पर नजर रखी। शस्त्रागार का भारी लोहे का दरवाजा खुला और गाड़ियों से उतरे लोग अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद उनमें से एक व्यक्ति सामने आया। 3 सितारों वाली एक वर्दी पहने जनरल विक्रम राठौर, उसके पीछे वर्दी पहने कई अधिकारी और सादे कपड़ों में नागरिक दिखाई दिए। वे ट्रक से लकड़ी के बक्से निकालकर शस्त्रागार के अंदर ले जाने लगे। बक्सों में असॉल्ट राइफलें, हथगोले और यहां तक कि पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइलें भी थीं। यह हथियारों की तस्करी का स्पष्ट सबूत था। प्रिया ने अपनी मुट्ठी भींच ली। वर्षों से वह जिस सच्चाई की तलाश में थीं, अपने बेटे की मौत की सच्चाई और इस देश की सुरक्षा को खोखला करने वाले कैंसर का असली चेहरा आखिरकार उनकी आंखों के सामने था। सौदा आसानी से चल रहा था। जनरल राठौर के पक्ष ने हथियार सौंपे और दलाल ने काले बैग, जो पैसों से भरे लग रहे थे, दिए। जब वे सब कुछ समेटकर जाने ही वाले थे, प्रिया ने माइक पर धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में आदेश दिया, अंदर घुसो। एक पल में खामोशी को तोड़ते हुए दर्जनों शक्तिशाली सर्च लाइटों ने एक साथ शस्त्रागार को रोशन कर दिया। घोर अंधेरा दिन के उजाले जैसा हो गया और जनरल राठौर और उसके लोग घबराकर अपनी आंखें ढकने लगे। हिलो मत, हिलने पर गोली मार दी जाएगी। सब लोग हाथ ऊपर करो। चारों ओर छिपे विशेष बल के सैनिकों ने पलक झपकते ही उन्हें घेर लिया। जनरल राठौर थोड़ी देर के लिए घबराया, लेकिन फिर स्थिति को समझकर गुस्से से चिल्लाया, यह क्या बकवास है? मैं रक्षा मंत्रालय का नीति योजनाकार विक्रम राठौर हूं। तुम लोग किस यूनिट से हो? तभी घेरे के पीछे से एक व्यक्ति धीरे धीरे चलकर आया। 3 सितारों वाली लेफ्टिनेंट जनरल प्रिया शर्मा। वह जनरल राठौर के सामने रुकीं और घृणा और गुस्से से भरी आंखों से उसे घूरने लगीं। बहुत समय हो गया विक्रम राठौर, या कहूं भारतीय सेना के सम्मान को बेचने वाले देशद्रोही। अपने सामने प्रिया को देखकर जनरल राठौर का चेहरा बुरी तरह से बिगड़ गया। प्रिया, तुम, यह एक गैर कानूनी जाल है। मैं इसे स्वीकार नहीं करता। जाल? प्रिया हंसी। जब तुमने मेरे बेटे को मारा और सच्चाई को दबाया, क्या वह एक वैध प्रक्रिया थी? जब तुमने इस देश के नागरिकों की रक्षा के लिए बनी बंदूकें दुश्मनों को नहीं बल्कि पैसों के लिए बेचीं, क्या वह एक कानूनी सौदा था? मेरा बेटा कमजोर था और उसने खुद अपनी जान ली। बिना सबूत के मुझ पर आरोप मत लगाओ। जनरल राठौर अंत तक इनकार करता रहा। प्रिया ने महसूस किया कि उससे और बात करने का कोई फायदा नहीं है। सभी सबूतों को सुरक्षित करो और इन सबको मौके पर ही गिरफ्तार करो। जो भी विरोध करे उसे गोली मार दो। विशेष बल के सैनिक जनरल राठौर और उसके लोगों को हथकड़ी पहनाने लगे। जनरल राठौर ने हिंसक रूप से विरोध करते हुए चिल्लाया, मुझे कोई छू नहीं सकता। तुम्हें पता नहीं मेरे पीछे कौन है? तुम सब खत्म हो जाओगे। उसी पल अचानक शस्त्रागार के पीछे जंगल से अप्रत्याशित गोलियों की आवाज आई। पोंग पोंग पोंग। एक विशेष बल का सैनिक चीखकर गिर पड़ा। घटनास्थल तुरंत एक युद्ध क्षेत्र में बदल गया। जनरल राठौर ने पहले से ही एक और गुट को घात लगाकर बिठाया हुआ था। सामने के सभी दुश्मनों को खत्म करो, प्रिया चिल्लाईं। विशेष बल के सैनिकों ने तुरंत ऐड लेकर जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। घने अंधेरे में दोनों तरफ से गोलीबारी होने लगी। लेजर पॉइंटर्स हवा को चीर रहे थे और गोलियां कंक्रीट की दीवारों से टकराकर चिंगारियां पैदा कर रही थीं। प्रिया स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तुरंत कमांड टेंट में वापस लौटीं
लेकिन दुश्मनों का प्रतिरोध उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत था और वे प्रशिक्षित भाड़े के सैनिकों की तरह लग रहे थे। मैडम, दुश्मनों की मारक क्षमता बहुत अधिक है, हमें और मदद चाहिए। वॉकी टॉकी पर एक घबराई हुई आवाज सुनाई दी। प्रिया ने होंठ भींच लिए। ऑपरेशन सफलता के कगार पर पहुंचकर सबसे खराब स्थिति में पहुंच रहा था। उसी समय अराजक गोलीबारी के बीच जनरल विक्रम राठौर ने उसे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे सैनिक के गले में एक छिपा हुआ चाकू घोंप दिया और घेरे से निकलकर जंगल की ओर भागने लगा। विक्रम राठौर को भागने मत दो, पीछा करो। प्रिया ने खुद पिस्तौल निकालकर उसके पीछे दौड़ लगाई। जंगल ऊबड़ खाबड़ और अंधेरा था। पेड़ की शाखाओं से उसका चेहरा खरोंच गया और वह कई बार गिरी, लेकिन वह रुकी नहीं। अपने बेटे के हत्यारे इस सारी त्रासदी के कारण को वह ऐसे ही जाने नहीं दे सकती थीं। काफी देर पीछा करने के बाद उन्होंने आखिरकार जंगल में एक छोटे से खुले मैदान में विक्रम राठौर को पकड़ लिया। वह हांफता हुआ एक पेड़ के सहारे खड़ा था। अब सब खत्म हो गया। विक्रम राठौर, चुपचाप आत्मसमर्पण कर दो, प्रिया ने बंदूक तानते हुए कहा। विक्रम राठौर ने खून से सनी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। खत्म नहीं, अब तो शुरू हुआ है प्रिया। उसकी बात खत्म होने से पहले ही उसके चारों ओर काले कपड़े पहने लोग चुपचाप प्रकट हुए और प्रिया को घेर लिया। विक्रम राठौर ने अपनी जीत का यकीन करते हुए मुस्कुराया। तुम कितनी भी काबिल हो, आखिर हो तो एक औरत ही। इस क्रूर दुनिया को तुम जैसे आदर्शवादी लोग नहीं बदल सकते। प्रिया एक जानलेवा संकट में फंस गई थी। उसके हाथ में सिर्फ एक पिस्तौल थी और दुश्मन चारों ओर थे, लेकिन उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि वे और भी ठंडी और दृढ़ता से चमक रही थीं। देखते हैं क्या सच में ऐसा है, उसने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। और उसी पल पूरे जंगल को हिला देने वाली एक विशाल गड़गड़ाहट के साथ आसमान से एक शक्तिशाली रोशनी उन पर पड़ने लगी। सिर उठाकर आसमान को देखने वाले विक्रम राठौर और उसके भाड़े के सैनिकों के चेहरे खौफ से भर गए। उनके सिर के ऊपर 2 अत्याधुनिक अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर अपनी भयानक मशीनगनों और मिसाइलों के साथ हवा में स्थिर थे। हेलीकॉप्टर के स्पीकर से एक आवाज गूंजी जो नरक के दूत की तरह लग रही थी। जमीन पर मौजूद सभी लक्ष्य तुरंत हथियार डाल दें और आत्मसमर्पण करें। दोहराता हूं, तुरंत आत्मसमर्पण न करने पर मौके पर ही सबको खत्म कर दिया जाएगा। उस आवाज का मालिक कमांड हेलीकॉप्टर में बैठकर इस पूरी स्थिति को देख रहा प्रिया का एक पुराना सहयोगी और सेना की एविएशन कोर का कमांडर था। विक्रम राठौर के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। उसे एहसास हुआ कि वह प्रिया नामक शिकारी के बुने हुए एक विशाल जाल में पूरी तरह से फंस गया है। यह एक जाल था, शुरू से ही सब कुछ सोच समझकर तैयार किया गया एक आदर्श जाल। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों की अदोक मारक क्षमता ने तुरंत ही बाजी पलट दी। आसमान के इन शिकारियों के सामने विक्रम राठौर द्वारा किराए पर लिए गए भाड़े के सैनिकों ने पूरी तरह से लड़ने का हौसला खो दिया। उन्होंने अपने हथियार फेंक दिए और सिर ढककर जमीन पर लेट गए। विक्रम राठौर निराश होकर हेलीकॉप्टरों को देखता रहा, फिर सब कुछ हार मानकर हौंसते हुए जमीन पर बैठ गया। प्रिया धीरे धीरे उसके पास गई। मैंने कहा था ना, अब शुरू हुआ है। उसकी आवाज में विजेता का घमंड नहीं, बल्कि सब कुछ खत्म कर चुके व्यक्ति की ठंडी शांति थी। विक्रम राठौर ने सिर उठाकर उसे घूरा। कैसे यह सब? तुमने मुझे बहुत कमजोर समझा विक्रम राठौर, और तुमने मेरे बेटे को भी बहुत कमजोर समझा। प्रिया ने विक्रम राठौर के पैरों के पास एक छोटा सा रिकॉर्डर फेंका। रिकॉर्डर से कुछ देर पहले विक्रम राठौर द्वारा प्रिया से कहे गए शब्द बजने लगे। मेरा बेटा कमजोर था और उसने खुद अपनी जान ली। यह विक्रम राठौर का अपने अपराध का एक स्पष्ट कबूलनामा था, एक ऐसा सबूत जिसे झुठलाया नहीं जा सकता था। प्रिया के कॉलर पर लगा एक छोटा वायरलेस माइक्रोफोन उसकी आवाज को कमांड हेलीकॉप्टर में रियल टाइम भेज रहा था। शस्त्रागार में गोलीबारी, जंगल में भागना और पीछा करना, यह सब विक्रम राठौर से कबूलनामा हासिल करने के लिए एक सावधानी पूर्वक बनाया गया नाटक था। प्रिया ने जानबूझकर खुद को खतरे में डाला था ताकि वह उसे लापरवाह बना सके और उसके मुंह से निर्णायक शब्द निकलवा सके। और एक और चीज जो तुमने नजरअंदाज कर दी, प्रिया ने आगे कहा, तुमने सोचा होगा कि इस मामले का निशाना सिर्फ तुम हो, कि तुम्हें हटाने से सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम गलत थे।
तुम तो बस एक शुरुआत हो। मेरा असली निशाना वह विशाल राक्षस है जो तुम्हारे पीछे छिपकर यह सब कुछ नियंत्रित कर रहा है। विक्रम राठौर की आंखें सदमे से फैल गईं। वह समझ नहीं पा रहा था कि प्रिया के शब्दों का क्या मतलब है। प्रिया गिरफ्तार विक्रम राठौर को पीछे छोड़कर कमांड टेंट में लौटी। वहां एक अप्रत्याशित व्यक्ति उनका इंतजार कर रहा था, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। उन्होंने एक संतोषजनक मुस्कान के साथ ताली बजाई। शानदार जनरल प्रिया, अगर तुम नहीं होती तो हम इस विशाल बुराई की जड़ों को कभी नहीं उखाड़ पाते। अभी खत्म नहीं हुआ है सर, अब तो असली खेल शुरू होगा। प्रिया ने विक्रम राठौर से जब्त की गई गुप्त बही खाता और कई फर्जी फोन मेज पर रखे। वहां पिछले कई सालों का रिकॉर्ड था कि उसने किससे संपर्क किया और किसे रिश्वत दी, और उस सूची में सबसे ऊपर ऐसे नाम थे जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। पूर्व रक्षा मंत्री, सत्ता और विपक्ष के सांसद, और यहां तक कि एक पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे का नाम भी। यह दूसरा मोड़ था। प्रिया का असली लक्ष्य सिर्फ विक्रम राठौर को सजा दिलाना और अपने बेटे का बदला लेना नहीं था। वह विक्रम राठौर को एक चारे के रूप में इस्तेमाल करके सेना और राजनीति में फैले उस विशाल मिलिट्री माफिया गिरोह को पूरी तरह से खत्म करने की एक बड़ी तस्वीर बना रही थी, जो दशकों से इस देश की सुरक्षा और रक्षा को खोखला कर रहा था। उनका बेटा उस गिरोह के एक रहस्य को छूने के कारण मारा गया था, और रोहन की चोट की घटना उस विशाल योजना को अंजाम देने का एक बहाना मात्र थी। उन्होंने अपने भतीजे के बलिदान जैसे कठोर कदम को भी उठाया था ताकि वह इस देश की नींव को हिलाने वाले दुश्मनों को जड़ से उखाड़ सकें। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने बही खाता देखते हुए एक गहरी आह भरी। इतना कुछ? ये लोग सैनिक नहीं बल्कि देश को बेचने वाले गद्दार थे। अगर इन्हें नहीं रोका गया तो दूसरे और तीसरे विक्रम राठौर आते रहेंगे। मेरे बेटे जैसी अन्यायपूर्ण मौतें भी होती रहेंगी। इस बार इस सड़ी हुई जड़ को पूरी तरह से उखाड़ फेंकना होगा। प्रिया की आवाज में एक दृढ़ संकल्प था। एनएसए ने सिर हिलाया। प्रधानमंत्री भी यही सोचते हैं। सबूत काफी हैं और कारण भी स्पष्ट है। अब बस उन राक्षसों के साथ एक सीधी लड़ाई बाकी है। अगले दिन भारत में भूचाल आ गया। एक सेवारत लेफ्टिनेंट जनरल के बड़े पैमाने पर हथियारों की तस्करी के मामले में शामिल होने की खबर के साथ साथ यह भी पता चला कि इसके पीछे पूर्व मंत्री और सांसद भी थे। प्रिया के नेतृत्व वाले संयुक्त जांच दल ने प्रधानमंत्री के पूर्ण समर्थन के साथ बिना किसी भेदभाव के जांच की घोषणा की। यह भारत के इतिहास में एक अभूतपूर्व और विशाल भ्रष्टाचार घोटाले की शुरुआत थी। रोहन अस्पताल के टीवी पर यह सब कुछ देख रहा था। अब वह पूरी तरह से समझ गया था कि उसकी मौसी को इतना कठोर और निर्मम क्यों बनना पड़ा। यह एक व्यक्तिगत बदला से परे देश को बचाने के लिए एक विशाल युद्ध था, और वह उस युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण शुरुआती बिंदु पर था। कुछ दिनों बाद ठीक होकर रोहन अपनी मौसी से मिलने गया। उसकी कलाई पर ऑपरेशन का निशान था, लेकिन उसकी आंखों में अब उस कमजोर सिपाही की झलक नहीं थी। वह और भी दृढ़ और परिपक्व हो गया था। मौसी, मैं बेस पर वापस जाना चाहता हूं। रोहन, मेरी जगह यहां अस्पताल में नहीं बल्कि उस सेना में है जिसे आप सुधारने की कोशिश कर रही हैं। भले ही मेरे पास ज्यादा ताकत नहीं है, लेकिन अपनी जगह पर एक सही सैनिक बनना ही आपको मदद करने और मेरे मृत भाई के सामने गर्व से खड़े होने का तरीका है। प्रिया ने अपने भतीजे के दृढ़ संकल्प को चुपचाप देखा। उनकी आंखों में एक शांत मुस्कान फैल गई। उन्होंने एक बेटा खोया था, लेकिन उस दर्द के माध्यम से उन्होंने एक और मजबूत और सही बेटा पाया था। हाँ, मुझे तुम पर गर्व है, रोहन। दोनों ने चुपचाप एक दूसरे को देखा। एक विशाल तूफान के बीच वे एक दूसरे के लिए सबसे मजबूत सहारा बन गए थे। युद्ध अभी शुरू हुआ था और आगे क्या चुनौतियां आएंगी यह कोई नहीं जानता था, लेकिन वे साथ थे, इसीलिए वे डरे हुए नहीं थे। विक्रम राठौर और उसके भ्रष्टाचार गिरोह पर मुकदमा शुरू हुआ। इस मुकदमे पर सबकी नजरें थीं। यह सिर्फ एक आपराधिक मुकदमा नहीं था, बल्कि पुरानी भ्रष्ट व्यवस्था और उसे उखाड़ फेंकने की नई पीढ़ी के न्याय के बीच एक विशाल युद्ध था। कटघरे में खड़े विक्रम राठौर और उसके साथी जरा भी डरे हुए नहीं थे। उन्होंने भारत के सर्वश्रेष्ठ वकीलों को नियुक्त किया था। पूर्व मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ वकीलों की टीम ने शुरुआत से ही कानूनी दांव पेंच से अभियोजन पक्ष पर दबाव बनाया। उन्होंने तर्क दिया कि प्रिया की जांच प्रक्रिया एक गैर कानूनी जाल थी और दबाव में लिया गया कबूलनामा सबूत के तौर पर मान्य नहीं है।
उन्होंने हथियारों की तस्करी के आरोप को देश की सुरक्षा के लिए एक अनौपचारिक गतिविधि बताकर खुद को देशभक्त बलि का बकरा साबित करने की कोशिश की। अदालत में माहौल उनके पक्ष में जाता दिख रहा था। बचाव पक्ष ने मीडिया का इस्तेमाल करके प्रिया को सेना को नष्ट करने वाली एक डायन के रूप में चित्रित किया और इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने अपने बेटे की मौत के व्यक्तिगत बदले के लिए यह सब किया। प्रिया को हर दिन गवाह के रूप में पेश होना पड़ता था। उन्हें बचाव पक्ष के वकीलों के अपमानजनक सवालों का चुपचाप सामना करना पड़ता था। क्या गवाह ने अपने बेटे की मौत के बाद जनरल विक्रम राठौर के प्रति व्यक्तिगत द्वेष रखा था? क्या गवाह स्वीकार करती है कि उसने अपनी स्थिति का दुरुपयोग करके अवैध जांच का निर्देश दिया? आपके मनमाने कार्यों के कारण हमारी सेना की कमांड संरचना गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई है। क्या आप इसकी जिम्मेदारी महसूस नहीं करती? प्रिया हिली नहीं। उन्होंने शांत और तार्किक लहजे में बचाव पक्ष के तर्कों का एक एक करके खंडन किया। मैंने व्यक्तिगत द्वेष से नहीं, बल्कि एक सैनिक के रूप में अपनी अंतरात्मा और न्याय की भावना से काम किया। न केवल मेरे मृत बेटे के लिए, बल्कि इस देश के सभी बेटों के लिए एक सुरक्षित सेना बनाने के लिए। लेकिन विशाल कानूनी राक्षसों के सामने उनकी अकेली ताकत कम पड़ती दिख रही थी। तभी एक अप्रत्याशित मदद आई। एक दिन अदालत के दर्शक दीर्घा में वर्दी पहने या अब रिटायर्ड हो चुके कई सैनिक चुपचाप आकर बैठ गए। वे लोग थे जिन्हें अतीत में विक्रम राठौर और उसके गिरोह से अन्यायपूर्ण आदेश मिले थे या उनके भ्रष्टाचार के कारण नुकसान हुआ था। शुरुआत में वे बदले के डर से चुप थे, लेकिन प्रिया की अकेली लड़ाई को देखकर उन्होंने हिम्मत जुटाई थी। वे एक एक करके गवाह के कटघरे में खड़े हुए। मैंने जनरल विक्रम राठौर के सहायक के रूप में काम किया है। उन्होंने मुझे नियमित रूप से रक्षा कंपनियों से पैसे लेने का आदेश दिया था। मैंने आपूर्ति इकाई में काम किया है। तत्कालीन सूबेदार मेजर के आदेश पर मैंने सही सैन्य सामान को नष्ट दिखाकर बाहर बेचने में मदद की। मैं सिपाही अमित के साथ था। उसने आत्महत्या नहीं की थी। उसे बेस का रहस्य पता चलने के बाद लगातार परेशान और धमकाया गया था। मुझे यकीन है कि उसकी हत्या की गई थी। अंतरात्मा की आवाजें बाढ़ की तरह फूट पड़ी। उनकी साहसी गवाही ने विक्रम राठौर के बचाव पक्ष के तर्कों को पूरी तरह से हिला दिया। अदालत का माहौल एक बार फिर पलट गया। और भी आश्चर्यजनक बात अदालत के बाहर हुई। गुमनाम नागरिकों ने स्वेच्छा से प्रिया का समर्थन करने के लिए एक वकील टीम बनाई। मानवाधिकार वकील, पूर्व न्यायाधीश और युवा सैन्य वकीलों ने जनरल प्रिया और सैन्य सुधार का समर्थन करने वाले वकील नामक एक समूह बनाया और बिना किसी फीस के उनकी मदद करने की पेशकश की। उन्होंने कानूनी मदद से आगे बढ़कर विक्रम राठौर गिरोह द्वारा किए गए सभी पिछले अपराधों का पर्दाफाश किया और मीडिया में उसे उजागर किया। जनता में गुस्सा बढ़ गया और विक्रम राठौर और उसके साथियों को कड़ी सजा देने की मांग को लेकर हर रात अदालत के बाहर कैंडल लाइट मार्च होने लगे। इस बीच बेस पर लौटे रोहन ने अपनी जगह पर चुपचाप अपना कर्तव्य निभाया। वह अब एक भोला भाला सिपाही नहीं था। वह अपने साथियों और जूनियर्स का ख्याल रखता था और अन्यायपूर्ण प्रथाओं के खिलाफ चुपचाप लेकिन दृढ़ता से आवाज उठाता था। उसकी कलाई पर बचा हुआ निशान कमजोरी का नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ लड़ी गई हिम्मत का पदक बन गया था। उसके बदलाव ने पूरी यूनिट पर सकारात्मक प्रभाव डाला। उसकी बटालियन प्रिया के निर्देश पर आए एक नए कमांडर के तहत अतीत की बुरी आदतों को खत्म कर एक आदर्श यूनिट बन गई थी। रोहन मुकदमे के दिनों में छुट्टी लेकर अदालत जाता था। वह दर्शक दीर्घा में सबसे पीछे बैठकर अकेले विशाल दुश्मनों से लड़ रही अपनी मौसी की पीठ को चुपचाप देखता था और अपनी आंखों और दिल से उन्हें समर्थन देता था। मौसी, आप अकेली नहीं हैं। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार फैसले का दिन आया। अदालत में एक घुटन भरा तनाव था। न्यायाधीश ने एक गंभीर आवाज में फैसला पढ़ना शुरू किया। अभियुक्त विक्रम राठौर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने वाले एक उच्च पदस्थ सैन्य अधिकारी के रूप में व्यक्तिगत लाभ के लिए राष्ट्र की रक्षा क्षमता को कमजोर करने और एक अधीनस्थ की मौत को छिपाने जैसे अत्यंत गंभीर अपराधों के लिए परिणाम न्याय की एक शानदार जीत थी। विक्रम राठौर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और उसके सभी साथियों को भी कड़ी सजा मिली। अदालत से बाहर निकलते समय उनके चेहरों पर अब कोई घमंड नहीं था, केवल एक हारे हुए की निराशा और हताशा थी।
अदालत से बाहर निकली प्रिया का स्वागत अनगिनत नागरिकों और सैनिकों ने तालियों और जयकारों से किया। उन्होंने अपने समर्थकों की ओर चुपचाप सिर झुकाकर धन्यवाद दिया। उनकी आंखों में शांत आंसू थे। अपने बेटे की तस्वीर के सामने और उन अनगिनत निर्दोष आत्माओं के सामने वह आखिरकार गर्व से खड़ी हो सकती थीं, यह सोचकर राहत के आंसू थे। अदृश्य युद्ध समाप्त हो गया था, लेकिन एक नई शुरुआत उनका इंतजार कर रही थी। मुकदमा खत्म हो गया था, लेकिन प्रिया की असली लड़ाई अब शुरू होनी थी। उन्होंने इस घटना से सेना में गहरी जड़ें जमा चुकी बीमारियों को मौलिक रूप से सुधारने का एक मिशन महसूस किया। प्रधानमंत्री और जनता के भारी समर्थन के साथ उन्होंने रक्षा मंत्रालय में नीति नियोजन प्रमुख का महत्वपूर्ण पद संभाला और सैन्य सुधार की कमान अपने हाथ में ले ली। उनकी तलवार बेरोकटोक चली। सबसे पहले उन्होंने विक्रम राठौर गुट से जुड़े सभी भ्रष्ट जनरलों को बर्खास्त कर दिया। उन्होंने भाई भतीजावाद और संबंधों पर आधारित पुरानी पदोन्नति प्रणाली को खत्म कर दिया और केवल क्षमता, योग्यता और ईमानदारी के आधार पर प्रतिभा को नियुक्त करने वाली एक नई प्रणाली शुरू की। दूसरा, उन्होंने सैन्य रहस्यों की आड़ में बंद दरवाजे के पीछे चलने वाली सैन्य खरीद और रक्षा अनुबंध प्रणाली में पूरी तरह से सुधार किया। सभी अनुबंध प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाया गया और बाहरी विशेषज्ञों और नागरिक समाज को शामिल करने वाली एक निगरानी समिति स्थापित की गई ताकि भ्रष्टाचार की संभावना को जड़ से खत्म किया जा सके। तीसरा, सैनिकों के मानवाधिकार का मुद्दा था। उन्होंने सभी यूनिटों में पेशेवर परामर्शदाता और मानवाधिकार प्रशिक्षक नियुक्त किए और कमांडर के मूल्यांकन में सैनिक मानवाधिकार को सबसे महत्वपूर्ण तत्व के रूप में शामिल किया। मारपीट, क्रूरता और मौखिक हिंसा के लिए उन्होंने वन स्ट्राइक आउट नीति लागू की और घोषणा की कि इसे सेना से हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। प्रिया के सुधारों ने सेना के भीतर एक विशाल लहर पैदा की। युवा अधिकारियों और सैनिकों का समर्थन था, लेकिन दशकों से विशेषाधिकारों का आनंद ले रहे रूढ़िवादी जनरलों और पुराने सैन्य अधिकारियों का विरोध भी कम नहीं था। उन्होंने हर कदम पर प्रिया के सुधारों में बाधा डाली। यह सेना की विशिष्टता को नजरअंदाज करने वाला एक आदर्शवादी विचार है। यह कमांडर के अधिकार को कमजोर करके सेना की युद्ध क्षमता को कम करेगा, जैसे आरोप लगाए और मीडिया और राजनीति के माध्यम से उन्हें अस्थिर करने की कोशिशें जारी रखीं। प्रिया अकेली थीं। हर दिन की बैठकों, रिपोर्टों और अदृश्य दुश्मनों के साथ लड़ाई से वह धीरे धीरे थक रही थीं। कभी कभी वह सब कुछ छोड़ देने के बारे में भी सोचती थीं। वह अक्सर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जातीं, जहां उनका बेटा दफन था, और उसकी कब्र के सामने देर तक खड़ी रहती थीं। क्या मैं सही कर रही हूं? तुम आज की मां को देखकर क्या कहते? जब भी वह कमजोर पड़ती तो उनके भतीजे रोहन सिंह ने उनका साथ दिया। अब तक हवलदार बन चुका रोहन छुट्टियों में अपनी मौसी से मिलने आता और उनका सहारा बनता। वह एक बड़े हो चुके वयस्क के रूप में कभी एक दोस्त की तरह तो कभी एक मजबूत बेटे की तरह उन्हें सांत्वना देता। मौसी, बेस बहुत बदल गया है। आजकल नए सैनिकों को हमारे समय की तुलना में बहुत आराम है। सब कहते हैं कि यह आपकी वजह से है। जनरल प्रिया शर्मा का नाम आते ही वे सलाम करते हैं। हाँ, बेशक अभी भी पुरानी सोच वाले कुछ अधिकारी हैं, लेकिन हवा का रुख बदल चुका है। सब जानते हैं कि यही सही रास्ता है, इसलिए ज्यादा परेशान मत होइए। आप भारतीय सेना का इतिहास फिर से लिख रही हैं। रोहन की बातों ने प्रिया को बहुत हिम्मत दी। उन्होंने महसूस किया कि उनके सुधार सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर सैनिकों के लिए एक वास्तविक उम्मीद बन रहे थे, और उन्होंने फिर से अपना मन बना लिया। सुधारों के परिणाम धीरे धीरे दिखने लगे। सेना में क्रूरता की शिकायतें तेजी से कम हो गईं और सैनिकों की सेवा संतुष्टि में काफी सुधार हुआ। सबसे महत्वपूर्ण बात, सेना के प्रति जनता का विश्वास बहाल होने लगा। एक ऐसी सेना जहां मैं अपने बेटे को विश्वास के साथ भेज सकता हूं कि धारणा फैलने से सेना में भर्ती से बचने की प्रवृत्ति भी कम होने लगी। एक दिन प्रिया को एक पत्र मिला। प्रेषक विक्रम राठौर के मुकदमे में साहसी गवाही देने वाला एक युवा पूर्व अधिकारी था। जनरल मैडम, आपकी वजह से हमने अपनी सेना को सही रास्ते पर लाने की उम्मीद देखी है। मैंने सेवानिवृत्ति के बाद सेना में घायल हुए युवाओं की मदद करने के लिए एक मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता बनने की पढ़ाई शुरू की है। पहले सेना को याद करना भी भयानक लगता था,
लेकिन अब मैं गर्व से इसके बारे में बात कर सकता हूं। आपके द्वारा शुरू की गई छोटी सी चिंगारी ने मेरे जैसे कई लोगों के जीवन को बदल दिया है। कृपया थके नहीं और अंत तक सेना की रक्षा करें। प्रिया ने पत्र पढ़कर धीरे से मुस्कुराया। घायल आत्माएं खुद को ठीक कर रही थीं और किसी और की मदद के लिए उठ खड़ी हो रही थीं। यही वह बदलाव था जो वह वास्तव में चाहती थीं। सुधार की तलवार ने कई घाव छोड़े थे। कई लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी और 20 घाव छोड़े थे जो कि इकले संगठन को एक बड़े संकट का सामना करना पड़ा। लेकिन उस घाव पर आशा के नए अंकुर फूट रहे थे। प्रिया ने उन अंकुरों को पोषित करने के लिए अपना सब कुछ समर्पित करने का फैसला किया। उनका असली मिशन अभी शुरू हुआ था। 2-4 मौसम बदले और प्रिया के सैन्य सुधार धीरे धीरे स्थिर हो गए। अभी भी छोटे बड़े प्रतिरोध थे, लेकिन बदलाव की बड़ी धारा को उल्टा नहीं जा सकता था। सेना पहले की तुलना में कहीं अधिक पारदर्शी और स्वस्थ संगठन बन गई थी। एक साफ शरद ऋतु की दोपहर प्रिया के कार्यालय में एक सहायक ने सावधानी से प्रवेश किया। मैडम, कोई आपसे मिलना चाहता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन्हें अंदर भेजना चाहिए या नहीं। कौन है? पूर्व जनरल विक्रम राठौर की पत्नी। प्रिया का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। दुश्मन की पत्नी, वह उनसे मिलने क्यों आई थी? कुछ देर सोचने के बाद प्रिया ने शांत आवाज में कहा, उन्हें अंदर भेज दो। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और एक कमजोर दिखने वाली अधेड़ उम्र की महिला अंदर आई। कभी समाज की रानी कही जाने वाली उसकी शानदार छवि गायब थी और केवल गहरे दुहक और दर्द से पीड़ित एक साधारण पत्नी का चेहरा बचा था। वह प्रिया के सामने सिर नहीं उठा पा रही थी और काफी देर तक हिचकिचाती रही। आप किस लिए आई हैं? प्रिया ने पहले चुप्पी तोड़ी। उनकी आवाज न तो ठंडी थी और न ही गर्म, बस एक औपचारिक लहजा था। तब जाकर महिला ने हिम्मत जुटाई और कांपती आवाज में बोलना शुरू किया, माफ कीजिए, सच में माफ कीजिए। वह अचानक प्रिया के सामने घुटनों पर बैठ गई। मेरे पति ने और मैंने आपके और आपके बेटे के साथ जो किया है उसका प्रायश्चित हम जीवन भर नहीं कर सकते, लेकिन अगर मैं इस तरह माफी नहीं मांगती तो मैं एक दिन भी नहीं जी पाऊंगी। वह सिसकने लगी। प्रिया ने चुपचाप उसे देखा। उनके मन में जटिल भावनाएं उमड़ रही थीं, गुस्सा, दया और एक खालीपन। उठिए, आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आपके पति को कानून और देश से अपने कर्मों का हिसाब देना है। मैं जानती हूं, लेकिन मैं आपको कुछ देना चाहती हूं। महिला ने अपने बैग से एक पुराना बक्सा निकाला और प्रिया की मेज पर रख दिया। यह आपके बेटे की आखिरी निशानियां हैं। मेरे पति ने घटना के बाद इसे चुपके से रख लिया था। प्रिया का दिल बैठ गया। उन्होंने कांपते हाथों से बक्सा खोला। अंदर उनके बेटे की सैन्य जीवन की डायरी, परिवार को लिखे गए अनभेजे पत्र और एक छोटी सी मुड़ी हुई श्वेत श्याम तस्वीर थी। तस्वीर में 1 साल के रोहन को गोद में लिए हुए युवा प्रिया मुस्कुरा रही थी। प्रिया ने तस्वीर उठाई और कुछ बोल नहीं सकी। अपने बेटे के साथ की वह सुखद यादें जिन्हें वह भूलने की कोशिश कर रही थीं या भूल नहीं सकती थीं, एक लहर की तरह उमड़ आईं। उनकी आंखों से गर्म आंसू गालों पर बहने लगे। एक फौलादी महिला जनरल की छवि गायब हो गई थी और केवल अपने बच्चे को खोने वाली एक साधारण मां का दुहक बचा था। विक्रम राठौर की पत्नी ने उन्हें देखकर साथ में आंसू बहाते हुए कहा, मेरे पति एक राक्षस थे। मैंने इस सच्चाई से मुंह फेर लिया और उनके कमाए पैसों से आराम से जीती रही। मैं भी एक अपराधी हूं। अब मैं सब कुछ ठीक करना चाहती हूं। अगर आप हमें माफ न भी करें तो भी कोई बात नहीं, बस इतना जान लीजिए, मैं सच में अपने पति के पापों के लिए माफी मांगना चाहती हूं। उसने गहरा सिर झुकाकर आखिरी सलाम किया और चुपचाप कार्यालय से चली गई। अकेले बची प्रिया काफी देर तक अपने बेटे की निशानियों को गले लगाकर रोती रहीं। ऐसा लगा जैसे सारा गुस्सा और नफरत आंसुओं के साथ धुल गया हो। वह विक्रम राठौर की पत्नी को माफ नहीं कर सकती थीं, लेकिन उसकी माफी से उन्हें अपने मन का बोझ थोड़ा कम करने में मदद मिली। उस शाम प्रिया ने रोहन को बुलाया। उन्होंने रोहन को उसके चचेरे भाई की निशानियां दिखाईं। रोहन ने अपने भाई की हाथ से लिखी डायरी और पत्र देखे और उसकी भी आंखें भर आईं। मौसी, अब भाई को भी स्वर्ग में शांति मिलेगी। हाँ, उम्मीद तो यही है। उस रात दोनों ने पहली बार मृत बेटे और भाई के बारे में बात की। उसके बचपन के सपने, पसंदीदा खाना और वह कितना दयालु और न्यायप्रिय था। जो दुहक उन्होंने अब तक अपने दिलों में दबा रखा था,
उसे एक दूसरे से बांटकर उन्होंने आखिरकार सही मायने में शोक मनाना शुरू किया। कहा जाता है कि क्षमा अपराधी के लिए नहीं बल्कि पीड़ित के लिए होती है। प्रिया विक्रम राठौर और उसके परिवार को कभी माफ नहीं कर पाएंगी, लेकिन वह उनके दुर्भाग्य की कामना करते हुए अपना बाकी जीवन घृणा में नहीं बिताएंगी। वह अपने बेटे की छोड़ी हुई प्यार और न्याय की यादों के साथ एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए समर्पित रहेंगी। उन्होंने महसूस किया कि यही अपने मृत बेटे के लिए सबसे सुंदर बदला और अपने लिए सच्चा उद्धार था। घने अंधेरे में डूबी खिड़की के बाहर शहर की रोशनी सितारों की तरह चमक रही थी। घायल आत्माएं इस तरह एक दूसरे को सहारा देते हुए लंबी रात को पार कर एक नई सुबह की ओर बढ़ रही थीं। प्रिया के सैन्य सुधारों की सफल स्थापना के साथ उनका नाम भारतीय सेना के इतिहास को बदलने वाले एक प्रतीकात्मक व्यक्ति के रूप में दर्ज हो गया। कई मीडिया और प्रसारण चैनल उनकी सफलता की कहानी को कवर करना चाहते थे, लेकिन प्रिया ने सभी साक्षात्कार अनुरोधों को विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया। वह सुर्खियों में रहने वाली एक नायिका बनने के बजाय अपनी जगह पर चुपचाप अपना कर्तव्य पूरा करना चाहती थीं। वह अक्सर उन लोगों की तलाश में निकलतीं जिन्हें लोग भूल चुके थे। विक्रम राठौर के मुकदमे में साहसी गवाही देने वाले लोग, अतीत में सेना के अन्याय से घायल हुए पीड़ित और उनके परिवार। वह उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलतीं, उन्हें सांत्वना देतीं और यह सुनिश्चित करने में चुपचाप मदद करतीं कि उन्हें उचित मुआवजा मिले और वे समाज में फिर से सम्मान के साथ जी सकें। ऐसी ही एक जगह थी विक्रम राठौर द्वारा आत्महत्या के रूप में प्रच्छन्न हत्या किए गए सिपाही अमित, यानी प्रिया के बेटे के एक पूर्व सैनिक साथी का घर। वह उस समय की सच्चाई जानता था, लेकिन बदले के डर से चुप रहा था और जीवन भर खुद को दोषी ठहराते हुए समाज में सामंजस्य नहीं बिठा पा रहा था और मुश्किल से जी रहा था। प्रिया ने वर्दी उतारकर एक साधारण पड़ोस की आंटी के रूप में उसके छोटे से छत वाले कमरे का दौरा किया। शुरुआत में वह सतर्क था, लेकिन जब उसे पता चला कि प्रिया कौन है तो वह फूट फूट कर रोने लगा और माफी मांगने लगा। माफ कीजिए, अगर मैंने उस समय थोड़ी और हिम्मत दिखाई होती। ये तुम्हारी गलती नहीं थी। उस विशाल बुराई के सामने एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता था, बल्कि अब तक उस अपराध बोध के साथ जीना तुम्हारे लिए ज्यादा मुश्किल रहा होगा। अब इस बोझ को उतार दो। प्रिया ने उसे एक नई नौकरी खोजने में मदद की और मनोवैज्ञानिक उपचार के लिए सहायता प्रदान की। प्रिया की मदद से उसने धीरे धीरे अतीत के आघात से बाहर निकलकर एक नया जीवन शुरू करने की हिम्मत जुटाई। इस बीच अपनी सेवा पूरी करने के कगार पर रोहन अपने भविष्य के बारे में गहरी सोच में था। क्या वह अपनी मौसी के नक्शेकदम पर चलकर एक सैनिक बनेगा या समाज में लौटकर एक नया सपना खोजेगा? उसने अपनी मौसी से सलाह मांगी। प्रिया ने अपने भतीजे पर कोई रास्ता नहीं थोपा। उन्होंने बस अपनी कहानी सुनाई। मेरा सपना शुरू से ही एक सैनिक बनना नहीं था, लेकिन इस वर्दी को पहनकर और देश की रक्षा करने में अपनी जवानी समर्पित करके मैंने अपने जीवन का अर्थ पाया। एक सैनिक का रास्ता गौरवशाली है, लेकिन कभी कभी बहुत अकेला और कठिन भी होता है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम जो भी चुनाव करो उसकी जिम्मेदारी लो और अपनी जगह पर दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करो। रोहन ने अपनी मौसी की बात सुनी और अपना रास्ता तय कर लिया। उसने सेवानिवृत्ति के बाद लॉ स्कूल में जाने का फैसला किया। सेना में अपने अन्यायपूर्ण अनुभवों के माध्यम से उसने कानून के द्वारा कमजोर और असहाय लोगों की रक्षा करने वाले एक मानवाधिकार वकील बनने का एक नया सपना देखा था। उसने अपनी मौसी की तरह बंदूक से लड़ने के बजाय कानून रूपी कलम से न्याय के लिए लड़ने का फैसला किया। प्रिया ने अपने भतीजे के फैसले पर गर्व किया और उसकी नई शुरुआत के लिए उसे दिल से शुभकामनाएं दी। समय बीता और आखिरकार वह दिन भी आया जब प्रिया ने अपनी वर्दी उतारी। उनका सेवानिवृत्ति समारोह सादगी से मनाया गया। एक भव्य समारोह के बजाय उनके प्रिय अधीनस्थ और उनके सुधारों का समर्थन करने वाले सहयोगी उनकी नई शुरुआत का जश्न मनाने के लिए एकत्र हुए। अपने विदाई भाषण में उन्होंने कहा, मैं आज अपनी वर्दी उतार रही हूं, लेकिन मेरा दिल हमेशा एक भारतीय सैनिक के रूप में रहेगा। सच्चे नायक मेरे जैसे प्रसिद्ध लोग नहीं हैं, बल्कि वे अनगिनत सैनिक हैं जो इस समय भी अनदेखी जगहों पर चुपचाप अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। और उन पर विश्वास करने वाले और उनका इंतजार करने वाले आप सभी नागरिक हैं। कृपया इस देश के सभी सैनिकों को न भूलें और उन्हें गर्मजोशी से प्रोत्साहन और समर्थन दें।
सेवानिवृत्ति समारोह के बाद प्रिया सबसे पहले युद्ध स्मारक गईं। उन्होंने अपने बेटे की कब्र पर अपनी नई सेवानिवृत्त वर्दी को सलीके से रखा और चुपचाप सलाम किया। बेटा, अब माँ यह भारी बोझ उतारकर तुम्हारी एक साधारण माँ के रूप में वापस जा रही है। पता नहीं, मैं एक ऐसी माँ थी जिस पर तुम गर्व कर सको। स्वर्ग में कृपया इस नासमझ माँ को माफ कर देना और शांति से रहना। उनके कंधों पर बोझ डालने वाले सितारे गायब हो गए थे, लेकिन उनके दिल में किसी भी सितारे से ज्यादा चमकने वाला गर्व और सम्मान था। वह एक युग को बदलने वाली एक नायिका थीं, लेकिन अब वह बस अपने प्यारे बेटे को दिल में दफनाने वाली एक साधारण माँ और अपने गर्वित भतीजे की एक मजबूत मौसी के रूप में वापस जाना चाहती थीं। उनकी लड़ाई खत्म हो गई थी, लेकिन उनके द्वारा छोड़ी गई आशा के बीज बचे हुए लोगों के दिलों में और भारतीय सेना के इतिहास में हमेशा जीवित रहेंगे। वर्दी उतारने के बाद प्रिया का जीवन आश्चर्यजनक रूप से साधारण था। उन्होंने चकाचौंध को पीछे छोड़कर शहर के बाहरी इलाके में एक छोटे से घर में शांति से अपना समय बिताया। सुबह जल्दी उठकर बगीचे की देखभाल करना, दोपहर में स्थानीय पुस्तकालय में किताबें पढ़ना या पड़ोसियों के साथ छोटी मोटी बातें करना उनकी नई दिनचर्या थी। लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि वह कभी लाखों सैनिकों का नेतृत्व करने वाली एक फौलादी महिला थीं। सबसे बड़ा बदलाव रोहन के साथ उनके रिश्ते में आया। सेना की विशेष परिस्थितियों में जहां वे एक जनरल और एक सिपाही के रूप में मिले थे, अब वे दुनिया में सबसे करीबी मौसी और भतीजे के रूप में वापस आ गए थे। रोहन हर सप्ताहांत अपनी मौसी के घर आता, साथ में खाना खाता और अपनी बातें साझा करता। वह अपनी कानून की पढ़ाई की कठिनाइयों के बारे में बताता और कभी कभी अपनी प्रेम कहानी की सलाह भी लेता। प्रिया अपने भतीजे को देखकर सोचती थीं कि अगर उनका बेटा जीवित होता तो वह बिल्कुल ऐसा ही होता, और वह मुस्कुरा देती। एक सप्ताहांत की दोपहर रोहन के साथ स्थानीय बाजार गई। प्रिया की मुलाकात एक परिचित लेकिन अपरिचित चेहरे से हुई। बाजार के प्रवेश द्वार पर एक छोटी सी फल की दुकान चला रहा एक व्यक्ति, वह वही हवलदार यादव था जिसने कुछ साल पहले गेट पर उनका टिफिन फेंका था। उसे अपमानजनक तरीके से सेवानिवृत्त कर दिया गया था और समाज में कई काम करने के बाद उसने यहाँ एक छोटी सी दुकान खोली थी। वर्दी के बिना वह बेहद दीनहीन और थका हुआ लग रहा था। हवलदार यादव ने भी प्रिया को पहले पहचान लिया। उसका चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया और वह अपने हाथ में पकड़ा सेब का बक्सा लगभग गिराने ही वाला था। वह घबराकर सिर झुकाए खड़ा हो गया। रोहन ने उसे देखते ही अतीत की यादों से भर गया और उसका चेहरा सख्त हो गया। वह अपनी मौसी की रक्षा करने के लिए उनके सामने खड़ा हो गया, लेकिन प्रिया ने रोहन का कंधा धीरे से थपथपाया और फल की दुकान की ओर बढ़ गईं। उन्होंने जमीन पर गिरे कुछ सेब उठाकर उसके बक्से में रखे और जैसे कुछ हुआ ही न हो कहा, भाई साहब, ये सेब स्वादिष्ट लग रहे हैं, 1 किलो देंगे? उनकी आवाज बहुत शांत थी। हवलदार यादव ने सिर उठाए बिना कांपते हाथों से सेब एक थैले में डाले। वह पैसे नहीं ले पा रहा था और मना कर रहा था, लेकिन प्रिया ने जबरदस्ती उसके हाथ में पैसे थमा दिए। मेहनत करते देखकर अच्छा लगा, आपका व्यवसाय फले फूले। यह कहकर प्रिया रोहन का हाथ पकड़कर चुपचाप बाजार से निकल गई। रोहन ने अपनी मौसी के व्यवहार को समझ न पाने की दृष्टि से पूछा, मौसी, आप ठीक हैं ऐसे आदमी के साथ? प्रिया ने कदम रोककर अपने भतीजे की ओर देखा। रोहन, वह आदमी पहले ही अपने कर्मों की सजा पा चुका है। उसे कानून द्वारा दंडित किया गया है और वह समाज की उपेक्षा सहते हुए मुश्किल से जी रहा है। मुझे उस पर एक और पत्थर फेंकने की जरूरत नहीं है। सच्चा बदला किसी को नष्ट करना नहीं है, बल्कि यह दिखाना है कि मैं उस घाव से उबर चुकी हूं और भी खुशी से जी रही हूं, और उस व्यक्ति को अपने गलतियों पर पश्चाताप करने और एक नया जीवन शुरू करने का अवसर देना। शायद यही एक अधिक परिपक्व क्षमा है। रोहन ने अपनी मौसी की बातें सुनी और अपने दिल की गहराई में एक गर्मजोशी महसूस की। उनकी सोच उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी थी। वह सिर्फ अन्याय से लड़ने वाली एक मजबूत सैनिक नहीं थी, बल्कि इंसान की कमजोरियों को भी समझने वाली एक सच्ची वयस्क थी। उस दिन के बाद प्रिया कभी कभी उस फल की दुकान पर जाती। वह चुपचाप फल खरीदती और हवलदार यादव चुपचाप उन्हें सबसे अच्छे और ताजे फल देता। दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं होती थी, लेकिन उस खामोशी में किसी भी शब्द से ज्यादा गहरा अर्थ था।
शायद यह एक इंसान द्वारा दूसरे इंसान को दिखाए जा सकने वाले सुलह और मोक्ष का सबसे गहरा रूप था। प्रिया इस तरह अपने जीवन में आने वाले सभी घावों और दुखों को गुस्से से नहीं बल्कि प्यार और समावेश से चुपचाप गले लगा रही थीं। उनका साधारण दैनिक जीवन किसी भी युद्ध के मैदान से ज्यादा भयंकर और महान जीत का रिकॉर्ड था। एक बरसात के दिन प्रिया गोदाम की सफाई करते हुए एक पुराने लकड़ी के बक्से पर आईं, जिसे वह लंबे समय से भूल चुकी थीं। यह वह बक्सा था जिसमें उनके बेटे ने सेना में भर्ती होने से पहले अपना सामान रखा था। बक्सा खोलते ही धूल के साथ उनके बेटे की भूली बिसरी निशानियां सामने आईं। पुरानी किताबें, फीकी तस्वीरें और एक छोटा सा लिफाफा। लिफाफे पर लिखा था, प्यारी मां के लिए, अगर मैं वापस न लौटूं। प्रिया का दिल रुक सा गया। यह एक तरह से वसीयतनामा था जो उनके बेटे ने भर्ती होने से पहले किसी भी अनहोनी की स्थिति के लिए लिखा था। बेटे की मृत्यु के बाद उन्हें उसकी चीजें संभालने का मौका नहीं मिला था और वह इस पत्र के अस्तित्व के बारे में पूरी तरह से अनजान थीं। उन्होंने कांपते हाथों से पत्र खोला। पत्र समय के कारण पीला पड़ गया था, लेकिन बेटे की साफ लिखावट अभी भी स्पष्ट थी। मां, जब आप यह पत्र पढ़ रही होंगी तो शायद मैं आपके पास नहीं हूंगा। पहले जाने की इस गलती के लिए मुझे माफ कर देना। सेना में जाना थोड़ा डरावना है, लेकिन मैं एक ऐसा बेटा बनने की पूरी कोशिश करूंगा जिस पर आप गर्व कर सकें और इस देश की रक्षा करने वाला एक महान व्यक्ति बन सकूं। मां, मैंने आपको कभी नहीं बताया कि मैंने सैनिक बनने का फैसला क्यों किया। बचपन में मुझे सितारों वाली आपकी वर्दी बस अच्छी लगती थी, लेकिन जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मुझे समझ में आया आपके कंधों पर उन सितारों का बोझ कितना भारी है। आपने एक सैनिक और एक महिला के रूप में जीवन भर अनगिनत पूर्वाग्रहों और कठिनाइयों के बीच अकेले संघर्ष किया। कभी कभी आपकी मजबूत छवि के पीछे छिपी गहरी तन्हाई को देखकर मेरा दिल दुखता था। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं आपका सबसे मजबूत साथी और सहयोगी बनूंगा। मैं आपके बोझ को थोड़ा साझा करना चाहता था और जिस न्यायपूर्ण सेना का आप सपना देखती हैं उसे बनाने में मदद करना चाहता था। यही एकमात्र कारण था कि मैं एक सैनिक बनना चाहता था। मां, अगर मैं उस सपने को पूरा करने से पहले चला जाऊं तो ज्यादा दुखी मत होना या खुद को दोष मत देना। आप दुनिया की सबसे बेहतरीन सैनिक और मेरे लिए सबसे स्नेही और गर्वित मां थीं। कृपया अपना बाकी जीवन इस भारी वर्दी को उतारकर एक साधारण प्रिया शर्मा के रूप में अपनी खुशी की तलाश में बिताएं। मैं स्वर्ग से हमेशा आपका समर्थन करता रहूंगा और आपकी रक्षा करूंगा। दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करने वाला आपका हमेशा का बेटा। प्रिया ने पत्र पढ़कर जोर से रोना शुरू कर दिया। यह दुहक के आंसू नहीं थे, बल्कि माफी, धन्यवाद और अपने बेटे के प्रति असीम प्यार के मिले जुले आंसू थे। उन्होंने अब जाकर पूरी तरह से समझा कि उनका बेटा उन्हें कितनी गहराई से समझता और प्यार करता था। उनका बेटा उनका बदला नहीं चाहता था, वह वास्तव में चाहता था कि वह खुश रहें। उन्होंने पत्र को अपने सीने से लगाया और चुपचाप अपने बेटे का नाम पुकारा, धन्यवाद बेटा, और मैं तुमसे प्यार करती हूं। यह पत्र उनके लिए आखिरी पहेली का टुकड़ा था। बेटे के दिल की बात जानकर उनके मन में बची आखिरी गांठ भी पिघल गई। वह अब पूरी तरह से आजाद थीं, अतीत के घावों और बदले की भावना से और एक नायिका के भारी नाम से। वह अब किसी की उम्मीदों के लिए नहीं जिएंगी, केवल अपने लिए और अपने प्रियजनों के साथ कीमती समय के लिए जिएंगी। कुछ दिनों बाद मानवाधिकार वकील बनने की दिशा में पहला कदम उठाते हुए स्वयं सेवा शुरू करने वाले रोहन का फोन आया। उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा उज्जवल और आशा से भरी थी। मौसी, आज मैं अपने पहले मुवक्किल से मिला जिस पर झूठा आरोप लगाया गया है। उसके पास न तो पैसा है और न ही ताकत, लेकिन मैं उसकी मदद करना चाहता हूं। अगर मेरा चचेरा भाई स्वर्ग से देख रहा होता तो वह निश्चित रूप से मुझ पर गर्व करता, है ना? हाँ, बहुत ज्यादा। प्रिया ने अपने भतीजे से बात खत्म करके खिड़की के बाहर नीले आसमान को देखा। ऐसा लगा जैसे आसमान में उनका बेटा मुस्कुरा रहा हो और उनकी ओर हाथ हिला रहा हो। उन्होंने चुपचाप जवाब दिया, देख रहे हो बेटा, तुम्हारे द्वारा बोया गया बीज इतने सुंदर फूल खिला रहा है। एक व्यक्ति के महान बलिदान और बचे हुए लोगों की साहसी लड़ाई ने इस तरह दुनिया को धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बदल दिया था। कई साल बीत गए। प्रिया अभी भी एक छोटे से गांव में एक साधारण दादी के रूप में रह रही थीं। उनके चेहरे पर समय की झुर्रियां बढ़ गई थीं, लेकिन उतनी ही शांति और ज्ञान भी था।
उनके साथ अब एक सक्षम युवा वकील बन चुका। उनका भतीजा रोहन सिंह मजबूती से खड़ा था। रोहन ने अपने वादे के अनुसार कमजोर और वंचित लोगों के लिए एक मानवाधिकार वकील बन गया था। खासकर वह सेना के भीतर अन्याय का सामना करने वाले सैनिकों के लिए मुफ्त कानूनी सलाह देने में सबसे आगे था। उसके कार्यालय में सैन्य मानवाधिकार केंद्र का एक छोटा सा बोर्ड लगा था। वह अपनी मौसी द्वारा बनाए गए सिस्टम को कानूनी रूप से समर्थन देकर एक दूसरे प्रिया शर्मा के रूप में सैन्य सुधार को जारी रख रहा था। एक शाम रोहन ने अपनी मौसी के साथ रात का खाना खाते हुए अचानक पूछा, मौसी, क्या आपको कभी पछतावा हुआ? आपने अपना पूरा जीवन सेना को समर्पित कर दिया। अगर आप उस पद पर थोड़ी और देर रहती तो शायद और भी बहुत कुछ कर सकती थीं। प्रिया ने गर्म चाय का एक घूंट लिया और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हर चीज का एक समय होता है। मेरा काम वहीं तक था। नए युग का नेतृत्व तुम जैसे युवाओं को करना है। पुराने सैनिक गायब नहीं होते, वे बस चुपचाप अगली पीढ़ी के लिए रास्ता बनाते हैं। वह अपनी जगह से उठीं और दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर की ओर इशारा किया। तस्वीर में वह, उनका बेटा और छोटा रोहन एक साथ खुशी से मुस्कुरा रहे थे। और मैंने कुछ भी नहीं खोया। मेरा बेटा भले ही पहले चला गया, लेकिन उसकी न्याय की भावना तुम्हारे माध्यम से जीवित है और मुझे तुम जैसा एक बेहतरीन बेटा मिला है। इसलिए मैं दुनिया की सबसे खुश इंसान हूं। दोनों के बीच एक गर्मजोशी भरी खामोशी छा गई। वे बिना कहे एक दूसरे के दिल की बात जानते थे। अगले दिन रक्षा मंत्रालय में एक बहुत ही खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। सैन्य मानवाधिकार में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले नागरिकों को दिए जाने वाले प्रिया शर्मा मानवाधिकार पुरस्कार का पहला समारोह। यह पुरस्कार प्रिया की उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए उनके कनिष्ठ जनरलों और सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। प्रिया आयोजकों के आग्रह पर लंबे समय बाद किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में दिखाई दी। पहले पुरस्कार विजेता आश्चर्यजनक रूप से वकील रोहन सिंह थे। उन्हें उनके योगदान के लिए सर्वसम्मति से पहले पुरस्कार विजेता के रूप में चुना गया था। मंच पर चढ़कर रोहन ने पुरस्कार लेने से पहले माइक के सामने कुछ कहा, यह गौरवशाली पुरस्कार मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं, बल्कि उस सच्ची नायिका को समर्पित करना चाहता हूं जिन्होंने आज की भारतीय सेना को बनाया है। उसने दर्शकों में बैठी प्रिया की ओर रुख किया। वह मेरी मौसी और मेरे जीवन की गुरु हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि एक सच्चे सैनिक का सम्मान कंधों पर लगे सितारों की संख्या में नहीं, बल्कि देश के प्रति धड़कते एक गर्म दिल में होता है। और सच्ची ताकत बंदूक और तलवार की शक्ति में नहीं, बल्कि अन्याय के आगे न झुकने की हिम्मत और कमजोरों को गले लगाने की गर्मजोशी में होती है। रोहन ने प्रिया की ओर सेना में सीखा हुआ सबसे सधा हुआ और सम्मानजनक सलाम किया। मौसी को नहीं, जनरल प्रिया शर्मा को सादर प्रणाम। उसके आह्वान पर समारोह में उपस्थित सभी सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिक एक साथ अपनी जगह से उठे और प्रिया की ओर सलाम किया। यह पद और पदवी से परे दिल से निकला सम्मान और कृतज्ञता का प्रतीक था। प्रिया अपनी जगह से उठीं और उनका सलाम स्वीकार किया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके चेहरे पर दुनिया की सबसे गर्वित और खुशहाल मुस्कान थी। उनके कंधों पर लगे सितारे बहुत पहले ही गिर चुके थे, लेकिन वह जानती थीं, जिस न्याय और सम्मान की रक्षा के लिए उन्होंने और उनके बेटे ने संघर्ष किया था, वह सितारा कभी नहीं डूबेगा और उन अनगिनत लोगों के दिलों में हमेशा चमकता रहेगा। एक ठंडे गेट के सामने शुरू हुआ एक महिला का गुस्सा अब पूरे भारत को रोशन करने वाली एक गर्मजोशी और विशाल आशा की रोशनी बन चुका था। और उस रोशनी के नीचे एक नए युग के नायक बड़े हो रहे थे।